हेलो एवरीवन एंड गुड इवनिंग सभी को। उम्मीद करता हूँ मेरी वॉइस प्रॉपर आ रहेगी सभी तक। एक बार कंफर्म कर देंगे फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, जो कि रहने वाला है प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, यानी कि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति। आज का टॉपिक रहने वाला है और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक तरह से नया चैप्टर अपना, ठीक है। बिकॉज हम लोगों ने पार्ट 4 तक कर लिया था। एक्चुअल में अगर हम देखें तो हमने क्या क्या किया उसको जल्दी से रिवाइज करने की थोड़ी सी कोशिश करते हैं, ठीक है। एक सेकेंड। गुड इवनिंग सभी को। गुरुजी ठंड लग रही है तो रजाई में एकदम घुस के, एकदम कंबल में घुस के क्लास लो, क्या दिक्कत है कि नहीं? दिक्कत तो हमको है, तुमको थोड़ी ना है। तो यहाँ पे हम लोगों ने पार्ट 1 में यूनियन एंड टेरिटरी देखा था। अब मैं लिखने वाला नहीं हूँ, ठीक है, बहुत लिख चुका। पार्ट 2 सिटीजनशिप नागरिकता, पार्ट 3 फंडामेंटल राइट मौलिक अधिकार, पार्ट नंबर 4 डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक तत्व, पार्ट नंबर 4 है यानी मौलिक कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज़। अब यहाँ से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं पार्ट 5 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भाग नंबर 5। भाग नंबर 5 की अगर बात करें तो ये डील करता है यूनियन से। किससे डील करता है? यूनियन से, यानी कि संघ से। इसमें बहुत सारे चैप्टर हैं, जैसे टोटल इसमें 4 चैप्टर्स हैं। कितने चैप्टर्स हैं टोटल? टोटल एक्चुअली इसमें 5 चैप्टर हैं, और वो जो 5 चैप्टर हैं, इंपॉर्टेंट तो 4 ही हैं, वो हम एक एक करके देखेंगे। आज का जो लेक्चर है वो चैप्टर 1 पे बेस्ड है, और आज हम पूरा चैप्टर 1 कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। हम प्रेसिडेंट भी कर लेंगे, हम वाइस प्रेसिडेंट भी कर लेंगे, फिर भी आज हम चैप्टर 1 कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। अगेन रिपीट, चैप्टर अभी मैं कर रहा था सिर्फ समझाने के लिए कि पार्ट 1 को आप किसी बुक के चैप्टर 1 से रिलेट कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे मैं रिलेट नहीं करा रहा हूँ। इट इज़ द एक्चुअल थिंग। पार्ट 5 में टोटल 5 चैप्टर हैं, और उसमें से जो चैप्टर 1 है वो आज के इस लेक्चर में हम लोग करने वाले हैं। चैप्टर 1 ऑफ पार्ट 5 डील्स फ्रॉम आर्टिकल नंबर 52 52। याद करिए 51 पे ख़त्म किए थे, 36 से लेके 51 पे डीपीएसपी देखे थे। 51 ए यानी 51 ए 51 का में देखे थे हम 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़। अब इसके आगे 52 यानी 52 से हम लोग को आगे बढ़ना है। 52 से लेके 78 तक में चैप्टर 1 हमारा डील होता है। चैप्टर 1 ऑफ पार्ट 5 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये डील करता है किससे? ये डील करता है यूनियन एग्जीक्यूटिव से। तो यूनियन एग्जीक्यूटिव की अगर हम बात करें तो ये चैप्टर 1 है ऑफ पार्ट 5 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक? आर्टिकल नंबर 52 से लेके आर्टिकल नंबर 78 तक के बीच में यूनियन एग्जीक्यूटिव, जिसको कि संघ की कार्यपालिका बोलते हैं, उसके बारे में दिया हुआ है। अब ये चीज़, गुड इवनिंग, अब हो गया हो तो ध्यान से सुन लो, ठीक है। तो अगर ये हम बात करें ये चीज़ यूनियन एग्जीक्यूटिव या फिर सिंपल एग्जीक्यूटिव, ये मैं आपको पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, बट फिर से एक बार मैं आपको बताता हूँ कि हमारे गवर्नमेंट में 3 विंग्स होते हैं डेमोक्रेसी में। क्या क्या होते हैं? एक तो लेजिस्लेचर होता है, ठीक है, दूसरा एग्जीक्यूटिव होता है, और तीसरा जुडिशरी होता है। ये मैं आपको 2 बार बता चुका हूँ। लेजिस्लेचर का मतलब होता है विधायिका, जो लॉ बनाती है, लॉ क्रिएट करती है। एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका, जो इस लॉ को एग्जीक्यूट करती है, ग्राउंड लेवल पे लेके जाती है। और जुडिशरी क्या होती है? न्यायपालिका। अगर मान लिया इसको ढंग से एग्जीक्यूट ना किया एग्जीक्यूटिव ने, तो जुडिशरी हमें क्या देती है? न्याय देती है। जो न्यायपालिका वो हमें न्याय देती है, ठीक। और जल्दी से कमेंट में बताएंगे कि कौन सा आर्टिकल है, कौन सा अनुच्छेद है जो हमें एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी यानी कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच में सेपरेशन की बात करती है, स्टेट को डायरेक्शन देती है। तो वही एग्जीक्यूटिव है यहाँ पे। तो यहाँ पे सबसे पहले ये बात आती है, हमें पता होना चाहिए कि यूनियन एग्जीक्यूटिव में आता कौन कौन है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आता है देश का राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्लस देश का उपराष्ट्रपति यानी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, प्रधानमंत्री और ये मंत्रिपरिषद, और अटॉर्नी जनरल, ठीक है। अटॉर्नी जनरल को हिंदी में बोलते हैं महान्यायवादी। ये सारे लोग आते हैं यूनियन एग्जीक्यूटिव यानी कि संघ की कार्यपालिका में। क्लियर है यहाँ तक? अब इसी तरह जब हम स्टेट के एग्जीक्यूटिव देखेंगे ना, तो बड़ा आसान होगा स्टेट के एग्जीक्यूटिव देखना। प्रेसिडेंट की जगह गवर्नर हो जाएगा। स्टेट्स में वाइस गवर्नर नहीं होता है, जैसे कि प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट होता है यूनियन में, संघ में, ठीक है। उस तरह स्टेट में वाइस गवर्नर नहीं होता है। प्राइम मिनिस्टर की तरह सीएम चीफ मिनिस्टर होता है, वहाँ भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता है, और अटॉर्नी जनरल की तरह एडवोकेट जनरल होता है। लिख नहीं रहा हूँ बिकॉज अभी हम पढ़ नहीं रहे हैं। आई होप यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई होंगी आपको कि हम चैप्टर 1 अब स्टार्ट करने जा रहे हैं। और चैप्टर 1 के ये 2 कॉम्पोनेंट आज देखेंगे, ठीक है। आज का लेक्चर का जो हमारा आज का जो टॉपिक रहेगा वो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट है, ठीक है। बाकी जब हम आगे फर्दर प्रोसीड करेंगे तो ये सब भी देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। आज का जो टॉपिक है दैट इज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत का राष्ट्रपति। तो भारत के अगर राष्ट्रपति की बात करें, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की थोड़ी सी अगर पहले चर्चा कर लें, ठीक है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की अगर थोड़ा सा बेसिक्स जान लें तो ही इज़ द हेड ऑफ द इंडियन स्टेट। ही इज़ द हेड ऑफ द इंडियन स्टेट, या फिर हम इसको कंट्री, देश का अध्यक्ष बोल सकते हैं। राष्ट्र अध्यक्ष इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? राष्ट्र अध्यक्ष। अब जब यहाँ पे मैंने
स्टेट लिखा तो आई होप आपको पता चल गया कि स्टेट का मतलब क्या, यानी पूरे देश का ये मुखिया है, ठीक है। अब यहाँ तो आप स्टेट हटा लो, नहीं कन्फ्यूज़ हो जाओगे। ये स्टेट मैं किस सेंस में बात कर रहा हूँ, आर्टिकल 12 और 36 वाला। तो हेड ऑफ इंडियन यूनियन ऐसे लिख लो, ठीक। राष्ट्र अध्यक्ष होता है और ही इज़ कंसिडर एज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, और जो उनकी वाइफ होती हैं, ठीक है, ही इज़ द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, को फर्स्ट लेडी बोलते हैं, ठीक है। अब आई थिंक अभी तो प्रेसिडेंट जैसे द्रौपदी मुर्मू हैं, ठीक है, तो उनके हस्बैंड तो नहीं है, तो मुझे नहीं पता कि अगर फीमेल हुई तो क्या उनको फर्स्ट हस्बैंड बोलेंगे क्या, ठीक है। तो फर्स्ट लेडी बोलते हैं वैसे, ठीक है, अगर उनकी वाइफ होती हैं। खैर वो इतना तो नहीं क्वेश्चन पूछेगा, लेकिन फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया होता है जो हमारा प्रेसिडेंट होता है, ठीक है, राष्ट्र का अध्यक्ष होता है। अब बढ़ते हैं एक एक आर्टिकल से। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, अभी मैंने क्या आपको बताया कि हम पढ़ रहे हैं यूनियन एग्जीक्यूटिव, जो कि पार्ट 5 भाग 5 संविधान में दिया हुआ है। भाग 5 में 5 टोटल पार्ट हैं, भाग हैं, ठीक है, 5 चैप्टर हैं, सॉरी। उसमें से पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं। पहला चैप्टर किसकी बात करता है, यूनियन एग्जीक्यूटिव की बात करता है, जिसमें क्या क्या आता है वो देख लिया है। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रेसिडेंट से। 52 से लेके 52 से लेके 78 तक में क्या दिया है सर, दिया है यूनियन एग्जीक्यूटिव के बारे में। हम प्रेसिडेंट पढ़ रहे हैं, ये कहाँ से कहाँ तक आर्टिकल डील करता है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आर्टिकल नंबर, अनुच्छेद नंबर 52 से लेके 62 तक मेनली डील करता है ये, ठीक है। 52 to 62 कितना आसान है। किसी भी चीज़ का जब भी कोई आर्टिकल होता है, जब वो पहला आर्टिकल होता है तो उसके स्टैब्लिशमेंट, उस ऑफिस के स्टैब्लिशमेंट की बात करता है। तो ये आर्टिकल बोलता है देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत का एक राष्ट्रपति होना चाहिए, बस। देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और प्रेसिडेंट का ऑफिस हमने लिया कहाँ से है, किस देश से इंस्पायर होकर हमने प्रेसिडेंट का ऑफिस लिया है, तो ये हमने इंस्पायर होकर लिया है यूएसए से। बट इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है कि हमारे यहाँ पे जो पावर्स होती हैं प्रेसिडेंट की, वो यूएसए के प्रेसिडेंट के आसपास भी नहीं है। हम सभी को पता है कि ठीक है, हम बोल दिया राष्ट्र अध्यक्ष है, हेड ऑफ इंडियन यूनियन है। कॉन्स्टिट्यूशनल टर्म्स में तो हेड ऑफ इंडियन यूनियन है और बहुत पावरफुल है, लेकिन हमें पता है एक्चुअल टर्म्स में मेन पावर किसके पास होती है, प्राइम मिनिस्टर, यानी कि जो प्रधानमंत्री होता है उसके पास एक्चुअल पावर होती है। और इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, डी ज्यूरे हेड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डी, चलो वो मैं आपको बताऊंगा वहाँ पे, जब वो बताऊंगा ना प्राइम मिनिस्टर, तो ये डी ज्यूरे हेड होता है, वो डी फैक्टो हेड होता है हमारा, कौन, प्राइम मिनिस्टर, वो हम लोग बाद में देखेंगे, ठीक है। तो इंडिया में प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं है, इंडिया में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। और हमने कहाँ से लिया है, तो प्रेसिडेंट की अगर बात करें तो यूएसए से लिया है, और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हमने यूके, ब्रिटेन से लिया है, वहाँ से लिया है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। लेकिन यूके और हम में अंतर क्या है, अंतर ये है सर कि वो लोग रिपब्लिक नहीं है, हम रिपब्लिक हैं। यूके वाले रिपब्लिक नहीं और हम रिपब्लिक है। रिपब्लिक का मतलब होता है कि गणराज्य, और हम रिपब्लिक कैसे हैं, क्योंकि जो हमारा हेड है, मुखिया है देश का, वो इलेक्टेड है। अभी देखेंगे उसका इलेक्शन कैसे होता है, लेकिन वो इलेक्टेड है। वहाँ का जो मुखिया है, राजा या रानी होता है, वो हेरिडेटरी हेड होता है, वंशानुगत होता है, वो इलेक्टेड नहीं होता है, उसका निर्वाचन नहीं होता है। क्लियर, 52 क्लियर हो गया होगा सभी को कि इसमें दिया क्या हुआ है। अब आते हैं 53 में। अनुच्छेद 53 बात करता है कि ही इज़ द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द इंडियन यूनियन, वही जो भी मैं आपको बता रहा था कि एग्जीक्यूटिव, यानी कि ऑल द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन शैल वेस्ट इन, ठीक है, ऑफ द यूनियन शैल वेस्ट इन प्रेसिडेंट, यानी कि जितनी भी संघ की शक्तियां हैं वो राष्ट्रपति के हाथ में होंगी। आई अगेन रिपीट, आपको भी पता है कि ये नाम के लिए है, सिर्फ एक्चुअल पावर प्राइम मिनिस्टर के पास होती है, ठीक है। और अगर हम बात करें तो ही इज़ ऑल्सो दी सुप्रीम कमांडर ऑफ ऑल द डिफेंस फोर्सेस, ये सुप्रीम कमांडर होता है जितनी भी हमारी डिफेंस फोर्सेज हैं। कितनी डिफेंस फोर्सेज हैं बताइए, सुप्रीम कमांडर ऑफ ऑल डिफेंस फोर्सेस। तो हमारी टोटल 3 डिफेंस फोर्सेज हैं, इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स एंड इंडियन नेवी, है कि नहीं। तो 53 भी आपको क्लियर हो गया कि ये हेड होता है राष्ट्रपति, मतलब एक तरह से इसको अगर हिंदी में बोलूँ तो इसमें एक तरह से राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्तियाँ दी हुई हैं, ठीक है, यानी कि जितनी भी कार्यकारी शक्तियाँ हैं वो राष्ट्रपति में निहित हैं, खत्म। और वो सुप्रीम कमांडर होता है डिफेंस फोर्सेस का। 54 पे आते हैं, ये बात करता है इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, यानी कि राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में, राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में डील करता है 54। अगला वाला मैनर ऑफ इलेक्शन है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो प्रेसिडेंट का इलेक्टोरल कॉलेज दिया हुआ है, यानी कि निर्वाचन मंडल दिया हुआ है, प्रेसिडेंट का इलेक्टोरल कॉलेज दिया हुआ है। इसमें किस तरह से इलेक्ट होगा, मैनर क्या होगा, वो अगला आर्टिकल, अगला अनुच्छेद बोलता है। यहाँ पे इसका इलेक्टोरल कॉलेज को हिंदी में बोलते हैं निर्वाचक मंडल। अब ये निर्वाचक मंडल होता क्या चीज़ है, तो ये वो चीज़ होती है कि भाई कौन कौन लोग प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे, हिस्सा लेंगे।
ये है कौन कौन लोग पार्टिसिपेट करेंगे। सिंपल यहाँ पे मैं एक लाइन लिखता हूँ और बहुत ही कॉम्प्लेक्स सी चीज़ आपकी एकदम सिंप्लीफाई हो जाएगी, दैट इज़ इलेक्टेड एमपीज प्लस एमएलएज। अब बहुत लोगों को नहीं पता होगा एमपीज कौन होते हैं और एमएलएज कौन होते हैं, ध्यान से समझ लीजिए, वैसे तो हम आगे पढ़ेंगे पार्लियामेंट चैप्टर में। देखिए एमपी का मतलब होता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, इसको हम हिंदी में बोलते हैं सांसद, जैसे कि नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी, अमित शाह, ये सब सांसद हैं, ठीक। उसी तरह आपके एमएलए होते हैं जिनको हम बोलते हैं मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, इनको हम बोलते हैं विधायक, ठीक है, इनको हम बोलते हैं विधायक। एमपी हो गए हमारे सांसद और जो हमारे एमएलए हो गए वो विधायक हो गए। अब इनकी एक बार बात करें तो ये विधायक कौन होते हैं, जो स्टेट में बैठते हैं, जैसे कि हमारे योगी आदित्यनाथ हो गए, ठीक है, अखिलेश यादव हो गए, तो ये सब कौन, ये तो मैं यूपी का जैसे एग्जांपल कोट कर दी, तो जो लोग स्टेट के में जो लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, विधानसभा होती है, वहाँ पे जो बैठते हैं उनको हम विधायक बोलते हैं, और एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वो सांसद होते हैं, ठीक है। अब ये भी दो तरह के होते हैं, ये भी सांसद हो चाहे विधायक हो, ये दो तरह के होते हैं। एक तो होते हैं इलेक्टेड और दूसरे होते हैं नॉमिनेटेड, निर्वाचित और नामित, इसको बोलते हैं निर्वाचित और इसको बोलते हैं नॉमिनेटेड। जैसे कि मान लो कि इलेक्शन हो किसी के लिए, जैसे कि मान लो आपको हम चुनना, जैसे मुझे तुम्हें मॉनिटर चुनना है, ठीक है, तो भाई सभी से बोल दिया कि सभी लोग इस पर्ची में लिखो कि भाई तुम किसको चाहते हो मॉनिटर बनो, इस तरह से, तो इलेक्शन हो रहा हो। नॉमिनेटेड का मतलब है जैसे कि क्लास टीचर आए और उसने बोल दिया कि आज से ये आपके मॉनिटर होंगे, तो क्या कोई इलेक्शन हुआ था क्या, उसके लिए नहीं हुआ था, बस नॉमिनेट कर दिया उसने, तो ये हो गया नॉमिनेट, ठीक है। जैसे कि अभी हम आगे पढ़ेंगे, जो प्रेसिडेंट होता है हमारा राष्ट्रपति, वो 12 मेंबर्स को, 12 सदस्यों को राज्यसभा में नामित करता है। आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि लोकसभा में कोई नामित सदस्य अब नहीं है, यानी कि जो एंग्लो इंडियन वाला था, जो पहले था, उसको अब खत्म किया जा चुका है। इसी 2 मेंबर्स को नॉमिनेट करता था प्रेसिडेंट, लोकसभा में नॉमिनेट करता था, नामित करता था, वो चीज़ को अब खत्म किया जा चुका है बाई 104th अमेंडमेंट। इसी तरह एमएलए, राज्यपाल जो होता था, गवर्नर, एक एंग्लो इंडियन को, आंग्ल भारतीय को एमएलए यानी कि नॉमिनेट करता था लेजिस्लेटिव असेंबली में, उसको भी खत्म किया जा चुका है। क्लियर, ठीक है। और ध्यान रखना विधायक एक तरह के, दो तरह के होते हैं, एक जो एमएलए मतलब एक एमएलए होते हैं और दूसरे एमएलसी, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। अभी मैंने पढ़ाया नहीं है, लेकिन जिन लोगों को पता होगा कि भाई जैसे कुछ हमारे 6 राज्य हैं भारत में जहाँ पे द्विसदनीय विधानमंडल है, यानी वहाँ लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है, वहाँ विधान परिषद भी है, तो उतना अभी आपको समझने की ज़रूरत नहीं है, अभी बस आप एमएलए वाला ध्यान रखो, ठीक है। एमएलसी बोल के अभी मैं आपको कन्फ्यूज़ नहीं करूँगा, ठीक है, एमएलसी जब सब आगे देखेंगे। इतनी चीज़ क्लियर हो गई। तो इसका मतलब ये हुआ, इलेक्टेड का मतलब, जैसे हम पहले मैथ्स नहीं करते थे, मैथ्स में 11th 12th में फंक्शन लगा देते थे और उसी हिसाब से हमारा आउटपुट निकलता था, ऐसे कंप्यूटर साइंस में भी। तो वैसे ही यहाँ पे हो रहा है कि इलेक्टेड मैंने पहले लगा दिया, तो इसका मतलब ये है कि ना तो नॉमिनेटेड एमपीज, ना तो नॉमिनेटेड एमएलए तो होते ही नहीं, अब खैर, तो ये लोग हिस्सा नहीं लेंगे प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। सिंपल, एक तो ये चीज़ क्लियर हो गई कि नॉमिनेटेड लोग राष्ट्रपति के निर्वाचन में हिस्सा नहीं लेते हैं, बस खत्म, यानी कि नॉमिनेटेड नहीं लेंगे, इलेक्टेड ही लेंगे, एमपीज और एमएलएज। एमएलएज कौन से, ध्यान रखना, ये सारे स्टेट्स के, सारे राज्य के, ऑल स्टेट्स के, प्लस हमारे 2 यूटीज़ ऐसी हैं, 2 केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं, 2 यूनियन टेरिटरीज ऐसी हैं जहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली हमें देखने को मिलती है। ये है एक तो दिल्ली और दूसरी है पुडुचेरी, ठीक है। तो यहाँ के भी एमएलए पार्टिसिपेट करेंगे। अगले पे आते हैं 55 है हमारा, दैट इज़ मैनर ऑफ इलेक्शन। इसका मतलब है कि निर्वाचन की प्रक्रिया, तो चुनाव का तरीका हम बोल सकते हैं एक तरह से। तो सबसे पहली बात तो ये है कि इसका प्रेसिडेंट का इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। इनडायरेक्ट इलेक्शन का मतलब हो गया कि अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है। अप्रत्यक्ष रूप, देखो 2 तरह के हमेशा इलेक्शन होते हैं, 2 तरह के इलेक्शन होते हैं, एक तो प्रत्यक्ष, दैट इज कॉल्ड एज डायरेक्ट, और एक को बोलते हैं अप्रत्यक्ष, दैट इज इनडायरेक्ट। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। डायरेक्ट का मतलब है डायरेक्टली बाय द पीपल ऑफ इंडिया, यानी कि जब लोग वोट डालते हैं जाके, दैट इज कॉल्ड एज डायरेक्ट। लोकसभा के चुनाव होंगे इस साल, हम लोग जाएंगे ना वोट डालने, तो इसको डायरेक्ट बोलेंगे। इनडायरेक्ट, जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को चुनाव हुआ तो क्या आप गए थे? नहीं गए थे। राज्यसभा के चुनाव के लिए क्या वोट डालते हैं? नहीं डालते हैं। वाइस प्रेसिडेंट के लिए डालते हैं? नहीं डालते हैं। तो जितने भी हैं, अब हम एक एक करके देखेंगे, इनको इनडायरेक्टली इलेक्टेड बोलते हैं, यानी कि हमारे द्वारा नहीं चुने गए, बल्कि हमने जिनको चुन के भेजा है वो चुन के भेज रहे हैं वहाँ पर, ठीक है। तो ये चीज़ होती है डायरेक्ट इनडायरेक्ट। तो प्रेसिडेंट का इनडायरेक्ट होता है, क्यों? क्योंकि ये एमपीज और एमएलएज हैं, इनको हमने चुन के भेजा है, ये लोग चुन रहे हैं फाइनली किसको? प्रेसिडेंट को। तो इनडायरेक्ट हुआ इसका मतलब। दूसरी चीज़ है कि इनका इलेक्शन का मेथड प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, यानी कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन प्लस सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, एकल संक्रमणीय मत इसको हिंदी में बोलते हैं, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट।
इसको अभी मैं आपको समझा नहीं रहा हूँ, ठीक है। पहली क्यों नहीं समझा रहा हूँ, बिकॉज पूरा फ्लो टूट जाएगा, ठीक है। कुछ लोग बोलेंगे समझ नहीं आया ये सारी चीज़ें, तो लास्ट में इसको समझेंगे, बिकॉज वाइस प्रेसिडेंट का भी ऐसे इलेक्शन होगा। और दूसरी बात, कभी भी आपसे वहाँ पे इस तरह से पूछेगा नहीं कि भाई इसको इसके बारे में बताओ कैसे होता है। पूछेगा तो सिंपल प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, STV इन शॉर्ट याद रखना आपको। कभी भी वो कुछ इस तरह से प्रोसीजर आपसे नहीं पूछेगा कि कैसे होता है। वैसे मैं आपको बताऊंगा अभी क्लास के लास्ट में, मतलब जब वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन देखेंगे। क्लियर। बाई सीक्रेट बैलेट होता है इसका चुनाव। सीक्रेट बैलेट का मतलब क्या होता है? सीक्रेट बैलेट का मतलब होता है कि देखो यूजुअली क्या होता है, इलेक्शन जब होते हैं ना, तो जैसे फॉर एग्जांपल कोई एक पार्टी ये है, यहाँ पे मैं समझा देता हूँ आपको। जैसे ये पार्टी है एक, ठीक है। अब इस पार्टी ने बोला कि ये हमारा प्रतिनिधित्व, भाई इसको वोट देना जाके, ठीक है। मान लो ये छुन्नू लाल हैं, दूसरी पार्टी से इनको ऑफर मिल गया 2 करोड़ देंगे, हमारे वाले को वोट देना, इन्होंने वोट दे दिया। तो एक तरह से कहीं आपको नहीं लगता है कि पार्लियामेंट डेमोक्रेसी में करप्शन को बढ़ा रहा है? तो इसीलिए हमने 52nd अमेंडमेंट का यूज़ करके, अगर आप याद करो कौन सी अनुसूची को जोड़ा था, जल्दी से बताओ कौन सी शेड्यूल को ऐड किया था, जो डिफेक्शन की बात करता है, जो दल बदल विरोधी कानून है, वो है हमारा 10th शेड्यूल। 10वीं अनुसूची में हमने ये जोड़ा कि भाई अगर आप दल बदली करोगे तो फिर आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे डिफेक्शन के ग्राउंड पे। तो इसीलिए क्या करती हैं, हर पार्टी अपनी एक विप एक आदमी होता है, ऐसे समझ लो, जो हर पार्टी के बंदे को डायरेक्शन देगा कि भाई इसको वोट देना है, इस दिन आना है, इस दिन नहीं आना, ये सब उसको डायरेक्शन मिलेंगे विप के द्वारा। और अगर उसको फॉलो नहीं करेगा तो उसके खिलाफ डिफेक्शन लग जाएगा। वो हम पार्लियामेंट चैप्टर में देखेंगे कि पूरा प्रोसीजर कैसे क्या होता है, ठीक है। मैं आपको सिंपल टर्म्स में, ताकि सीक्रेट बैलेट समझ में आ जाए, इसलिए मैं आपको इसी चीज़ समझा रहा हूँ, ठीक है। लेकिन प्रेसिडेंट के केस में डिफेक्शन नहीं लग सकता है। उसको जब वोट करेगा तो ये दिखाने की ज़रूरत नहीं है कि मैंने किसको वोट दिया, वो सीक्रेट तरह से कर सकता है। सिमिलर तरह से वाइस प्रेसिडेंट में भी होगा, यानी यहाँ डिफेक्शन का प्रोविजन नहीं लगेगा। क्लियर, इतना ही हमें पढ़ना था। और एक चीज़ कभी अगर पूछ लेता है तो इसमें 50 इलेक्टर्स जो हैं वो प्रपोजर्स के तौर पे आते हैं, ठीक है। 50 इलेक्टर्स जो हैं वो प्रपोजर्स के तौर पे आएंगे, और जो 50 इलेक्टर्स हैं वो सेकेंडर के तौर पे आएंगे। आप इसको ऐसे समझ लो कि 50 लोग लोकसभा से आ रहे हैं, 50 लोग राज्यसभा से आ रहे हैं, और बोल रहे हैं कि ये जो बंदा खड़ा हो रहा है प्रेसिडेंट के लिए, हम इसकी बैकिंग कर रहे हैं। अब जैसे मान लो मेरा मन हुआ या फिर तुम्हारा मन हुआ कि हम भी राष्ट्रपति को चुनाव लड़ेंगे, लड़ लो। तो 50 MP 50 लिए लोग ले आओ, लोकसभा से और राज्यसभा से। तुमको लगता है मतलब 50 छोड़ो, एक को भी मना पाओगे? जितने भी सांसद हैं उनमें से एक को भी आप मना पाओगे कि सर हमारे लिए बोल देना कि हम प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ना है हमको? सिंपल। तो इसलिए ताकि सीरियस कैंडिडेट आए यहाँ पे इलेक्शन में, इसलिए इस चीज़ को रखा गया कि 50 लोकसभा से और 50 राज्यसभा से जब आपको बोलेंगे कि हाँ हम चाहते हैं कि हमारा ये मानना है कि हाँ ये प्रेसिडेंट के लिए दावेदार हो सकता है ये। क्लियर, ताकि पैरिटी। और एक ध्यान रखना इसमें इन लोगों की, चलो अभी मैं आपको बताऊंगा कि कितना मतलब जब्त करवाया जाता है। जब्त इन द सेंस कि कितना इनको जमा करना पड़ता है पैसा, उस पर भी आते हैं। लेकिन इससे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि वैल्यू ऑफ वोट कितनी होती है। वैल्यू ऑफ वोट ऑफ MLA और वैल्यू ऑफ वोट ऑफ MP, दोनों का देखेंगे। देखिए क्या है वैल्यू ऑफ वोट, क्यों कैलकुलेट करते हैं, क्यों फॉर्मूला कॉन्स्टिट्यूशन ने लिखा है इसमें, सो दैट देयर इज अ पैरिटी बिटवीन ऑल दी स्टेट। ये मैंने अभी बोला था, इलेक्टेड MPs और MLAs चुनाव में हिस्सा लेते हैं ना। तो MP जब मैं बोलता हूँ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो जब मैं पार्लियामेंट बोलता हूँ तो शायद आप में से काफ़ी लोगों को पता होगा कि इसमें लोकसभा आता है और राज्यसभा आता है, ठीक। अब राज्यसभा की अगर मैं बात कर लूँ तो राज्यसभा में राज्यों का रिप्रेजेंटेशन है, और इक्वल रिप्रेजेंटेशन नहीं है। जैसे हमारे 28 राज्य हैं तो उनका इक्वल रिप्रेजेंटेशन नहीं है। यूपी से सबसे ज़्यादा हैं, सिक्किम से मात्र 1 है, ठीक है। तो समझ रहे हैं कि वैसे सेम नंबर ऑफ लोग नहीं है, ताकि पैरिटी रहे, सभी को इक्वल वोटिंग पावर मिले, सभी MLA को उसकी वैल्यू सेम हो। तो इस मतलब एक तरह से हमने क्या किया यहाँ पे, फॉर्मूला यहाँ पे डिवाइस किया, एंड दैट वाज कि टोटल पॉपुलेशन लिख लो ऊपर, टोटल पॉपुलेशन ऑफ स्टेट, यानी पूरी जनसंख्या राज्य की ऊपर लिख लो, अपॉन टोटल नंबर ऑफ MLAs, नंबर ऑफ इलेक्टेड MLAs, निर्वाचित जो विधायक लोग हैं MLA हैं, उनका यहाँ पे डिनोमिनेटर में वो नंबर लिख लो। जैसे फॉर एग्जांपल यूपी है तो यूपी में टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन, जैसे जो, और किसके हिसाब से, जो पिछला सेंसस हुआ था, जो भारत में इंडिया में पिछला सेंसस हुआ था वो 2011 में हुआ था, तो उसके हिसाब से 19 करोड़ ऐसा कुछ 20 करोड़ के लगभग यूपी की पॉपुलेशन थी। इलेक्टेड MLAs की बात करें 403 इंटू 1/1000 करना है आपको, तो ये वैल्यू निकाल के देगा एक MLA की वोट की, ठीक है, ताकि पैरिटी रहे। अब ऐसा नहीं कि अब जैसे मान लो कि बहुत सारे MLA हैं यूपी में, तो इनका वैल्यू अपने आप जो है क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, लेकिन वहाँ का सिक्किम का वो थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। तो इस तरह से ही किया गया। सिमिलरली वैल्यू ऑफ वोट, ठीक है, वैल्यू ऑफ वोट
ऑफ एमपी। एज सच अभी तक तो मैंने ज़्यादा कुछ क्वेश्चन देखा नहीं, लेकिन मुझे लगता है जैसे सीजीएल मेंस वैसे में ये पूछे जाने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं ये, ठीक है। रिसेंटली पीएससी के एग्जाम्स में भी पूछे गए इस पे क्वेश्चंस, तो आपको थोड़ा पता होना चाहिए। टोटल वैल्यू ऑफ वोट ऑफ ऑल एमएलए, जितने विधायक लोग हैं उनकी वोट की वैल्यू जो भी ऊपर कैलकुलेट करी थी हमने, अपॉन टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड एमपीज। जैसे वहाँ पे टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड एमएलएज थे, यहाँ टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड एमपीज हैं, क्योंकि एमपी का निकाल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे एमएलए का निकाल रहे हैं। सिंपल है, नीचे वाला डिनोमीटर तो सिंपल है, अब ऊपर वाला भी सिंपल है। कैसे भाई, टोटल वैल्यू ऑफ वोट ऑफ ऑल एमएलए रखेंगे तो एमपी वाले में ही तो रखेंगे। वैल्यू ऑफ वोट यहाँ एमएलए की तो ऊपर कैलकुलेट करिए ना, इसमें थोड़ी ना वैल्यू रख दोगे, सिंपल, ठीक है। और इसका एक कोटा भी होता है, कोटा इन द सेंस कि इतना तो भैया आपको लाना ही पड़ेगा वोट, ठीक है, अगर आपको जीतना है। टोटल वोट्स जितने पड़े हैं, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट जितने खड़े हुए हैं चुनाव में, कैंडिडेट्स, ठीक है, इसमें +1 कर दो और जो बाकी आएगा उसमें +1 कर देना। इसको कोटा बोलते हैं। जब तक कोटा आप सिक्योर नहीं करेंगे तब तक आपकी जीत घोषित नहीं होगी। और अगर आप 1/6 वोट सिक्योर ना कर पाए, अगर ऐसा ना कर पाए तो आपकी जमानत जब्त हो जाएगी। व्हाट डू आई मीन भाई, जमानत जब्त हो जाएगी। तो भाई इनको 15,000 रुपये आरबीआई के पास एक तरह से जमा करवाने पड़ते हैं, और अगर ये इतने वोट सिक्योर नहीं कर पाए तो इनको ये पैसे वापस नहीं मिलेंगे आरबीआई के द्वारा। ये क्यों किया जाता है? ताकि जो सीरियस एस्पिरेंट हैं वही आए प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, फर्जी में ऐसे नहीं कि कोई भी फॉर्म भर दिया है ना, है कि नहीं। तो इसलिए जो है ये है। तो आर्टिकल नंबर 56 पे आते हैं। 54 इलेक्टोरल कॉलेज, 55 मैनर ऑफ इलेक्शन। अब आते हैं टर्म ऑफ ऑफिस पे कि इसका कार्यकाल कितना होता है। तो सिंपल 5 साल का होता है, और इसी में लिखा हुआ है कि ये रेजिग्नेशन किसको देते हैं, अपना इस्तीफ़ा किसको देते हैं। तो रेजिग्नेशन ये अपना देते हैं वाइस प्रेसिडेंट को, यानी कि उपराष्ट्रपति को। और ये बहुत आसान है याद करना कि वाइस प्रेसिडेंट जो है ना वो इसको दे देता है, प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट को देगा। और वाइस प्रेसिडेंट यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि प्रेसिडेंट अपना रेजिग्नेशन वाइस प्रेसिडेंट को देता है, और वाइस प्रेसिडेंट अपना रेजिग्नेशन प्रेसिडेंट के हाथों सौंप देता है। 57 एलिजिबिलिटी फॉर री इलेक्शन, यानी कि अगर आपको फिर से री इलेक्ट होना है, फिर से राष्ट्रपति बनना है देश का, तो क्या ये पॉसिबल है? यानी क्या पुनर्निर्वाचित हो सकता है कोई? बिल्कुल। पुनर्निर्वाचित होने की अगर योग्यता की बात करें, एलिजिबिलिटी की, तो ऐसा कोई एलिजिबिलिटी नहीं। री इलेक्शन एनी नंबर ऑफ टाइम्स, री इलेक्शन एनी नंबर ऑफ टाइम्स, री इलेक्शन एनी नंबर ऑफ टाइम्स, कितनी बार भी इलेक्शन हो सकता है, इसमें कोई भी लिमिट नहीं है, ये लिखा हुआ है इसमें, ठीक है। और वहीं अगर हम यूएसए की बात करें, अमेरिका में, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में सिर्फ 2 बार, मैक्सिमम 2 बार, जैसे कि राष्ट्रपति ओबामा 2 बार हैं, अब नहीं बन सकते। डोनाल्ड ट्रंप 1 बार बना है, 1 बार और बन सकते हैं, ठीक है। और एक चीज़ ध्यान रखना, जैसे यूएसए में क्या होता है, यूएसए में कोई नेचुरलाइज्ड सिटीजन नहीं बन सकता है प्रेसिडेंट। मतलब इंडिया में बन सकता है, इंडिया में कोई भी नेचुरलाइज सिटीजन बन सकता है प्रेसिडेंट। अब नेचुरलाइज सिटीजन आप समझ गए होंगे अगर आपने सिटीजनशिप वाला चैप्टर देखा होगा, तो वहाँ पे मैंने बताया था कि किस तरह से कोई इंडिया की सिटीजनशिप ले सकता है। तो वहाँ पे एक तो था कि अगर आप इंडिया के ओरिजिन के हैं, मूल निवासी इंडिया के हैं, अभी कहीं और की मेंबरशिप और सिटीजनशिप है, आप आइए भारत, 7 साल रहिए, मिल जाएगी आपको सिटीजनशिप। अगर आप लेना चाहते हैं इंडियन के सिटीजन, भारतीय मूल के भी नहीं है, करेंटली आपके पास भारत की नागरिकता भी नहीं, तो आइए और 12 साल रहना पड़ेगा, उसको बोल देते हैं नेचुरलाइजेशन, सिटीजनशिप बाई नेचुरलाइजेशन। तो अगर कोई इस तरह से सिटीजनशिप ली है तो वो बन सकता है, वाइस प्रेसिडेंट के लिए प्रेसिडेंट के लिए खड़ा हो सकता है। बट यूएसए में नहीं है ऐसा, ये शायद ही पूछे कि थोड़ा सा ज़्यादा डीप है। 58 पे आते हैं, दैट टॉक्स अबाउट द क्वालिफिकेशन, ठीक है। तो ये क्वालिफिकेशन की बात करते हैं, योग्यता की बात करते हैं। तो इसकी योग्यता देख लेते हैं क्या क्या है। तो पहली योग्यता तो सबसे पहले ये है कि ही शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। इसके बाद किसी का डाउट होगा तो पूछ लेंगे, ठीक है। ही शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, ये भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा क्या है, इसकी एज को लेके है, एज है कि इसकी 35 ईयर्स ऑफ एज, यानी कि 35 साल की इसकी उम्र होनी चाहिए, ठीक है। तीसरा क्या है, शुड बी, वेरी इंपॉर्टेंट, शुड बी क्वालिफाइड to be appointed as a member of लोक सभा। बड़ा आसान है याद करना, और थोड़ा सा टिपिकल यहाँ पे आप घूम सकते हैं। कैसे? देखिए, उसने पहले बोल दिया कि भारत का नागरिक होना चाहिए, फिर उसने बोल दिया 35 साल की उम्र, फिर उसको आलस आ गया,
ठीक है, ऐसे समझ लो जो कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे उनको आलस आ गया कि फिर से भी बार बार रिपीट करो, इससे अच्छा है कि लोकसभा में की जो क्वालिफिकेशन हमने पहले से लिख दी हैं उसी को बोल देते हैं कि आपको लोकसभा का सदस्य चुने जाने योग्य आप होने चाहिए, यानी कि उसके लिए जो क्वालिफिकेशन है वो आप में भी होनी चाहिए। लोकसभा के लिए 25 साल उम्र है। अब क्योंकि इससे हमें थोड़ा सा बड़ा रखना था, ज़्यादा एज रखनी थी, तो इसलिए एज हमने अलग से ऐड कर दी कि आपको 35 ईयर्स का होना पड़ेगा इफ़ यू वांट टू बी बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। लेकिन बाकी क्वालिफिकेशंस आपकी लोकसभा का मेंबर वाली होनी चाहिए, लोकसभा के सदस्य चुने जाने आप योग्य होने चाहिए। क्लियर? ये तीनों चीज़ जो है आर्टिकल 58 का सब क्लॉज 1 बात करता है, आर्टिकल 58 का सब क्लॉज 2 बात करता है ही शुड नॉट होल्ड ऑफिस एनी ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट, सॉरी ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट बोलो, नो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, यानी कि लाभ का पद यह धारण ना करता हुआ हो। मतलब पहली बात तो यह है कि ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट प्रॉफिट जो है नो वेयर डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान में कहीं पे भी ये क्लियरली डिफाइंड नहीं है, नो वेयर डिफाइंड इन कॉन्स्टिट्यूशन। और मैंने आपको पहले भी बताया था अगर कभी कुछ लिख के आ जाता है कि दिस थिंग इज और दिस टर्म इज डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, यू हैव टू कंसिडर अनटिल एंड अनलेस कि आपको पक्का श्योर है आप कि ये डिफाइंड नहीं होगा। जैसे कि माइनॉरिटी नहीं डिफाइंड है, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं डिफाइंड है, बजट वर्ड मेंशनड ही नहीं कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में, तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि अगर आपको नहीं पता है तो फिर किस तरह से गेस लेना है। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट इन द सेंस कि आप कोई ऐसे पद में ना हो जहाँ से आपको गवर्नमेंट से सैलरी मिल रही हो, अगर ऐसा है तो फिर आप चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। बट अगर आप प्रेसिडेंट हैं भारत के, अगर आप भारत के वाइस प्रेसिडेंट हैं, उपराष्ट्रपति हैं, भारत के किसी राज्य में राज्यपाल हैं, गवर्नर हैं, मिनिस्टर हैं केंद्र में या फिर राज्य में, ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ ये चीज़, ठीक। और ये जितनी भी मैंने आपको क्वालिफिकेशंस बताई ये लिखी हुई हैं किसमें, ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट ये सब कुछ ये लिखी हुई कॉन्स्टिट्यूशन में। फिर कॉन्स्टिट्यूशन ने आखिर में ये बोल दिया एनी अदर क्वालिफिकेशन, एनी अदर क्वालिफिकेशन एज डिटरमाइंड बाई पार्लियामेंट, एज डिटरमाइंड बाई पार्लियामेंट, यानी कि पार्लियामेंट खुद से भी चाहे तो कोई लॉ ला के अपन अलग से भी क्वालिफिकेशंस ला सकता है, डिसाइड कर सकता है। तो ये बाद में लिखा हुआ, जैसे कि फिर बाद में हम लाया कि वो अनसाउंड माइंड का नहीं होना चाहिए, पगला नहीं होना चाहिए, ही शुड नॉट बी बैंकरप्ट, यानी दिवालिया घोषित नहीं होना चाहिए, जैसे कि मान लिया दिवालिया घोषित हो तो चुनाव नहीं लड़ सकता, ठीक है। तो हमें कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा हुआ है उस पर थोड़ा सा जोर देना है, बाकी ज़्यादा नहीं, ठीक है। अब आते हैं अगले आर्टिकल पे, अगले अनुच्छेद पे, और एक बार मैं देख लेता हूँ कि किसी को डाउट तो नहीं यहाँ तक, फिर हम आगे बढ़ते हैं। सर लोग सेशन लाइक नहीं कर रहे हैं, कोई नहीं, लाइक वाइक मन हो तो कर दो, ना मन हो तो आपकी मर्जी है ना। क्या राज्यसभा का होता है ये तो लूसेंट में लिखा ही नहीं, बिल्कुल चैन रहा, इंसॉल्वेंसी, क्लियर है, ओके। कल वाली क्लास पीपीटी क्यों नहीं आया प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप में, रमन कुमार अभी डलवा देते हैं, ठीक है, फेक खत्म होने के बाद। तो साइंस कहाँ से करेंगे ना हम लोग, अभी साइंस भी करेंगे, ठीक है। तो कंडीशन फॉर प्रेसिडेंट ऑफिस पे आते हैं कि राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें क्या हैं। तो पहली शर्त तो ये है, और मेनली यही शर्त है कि ही शैल नॉट बी, मैं सिंपल लिख देता हूँ, ही शैल नॉट बी MP और MLA, ठीक है। मैं पूरा नहीं लिखने वाला हूँ, क्या पूरा क्या है लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन में, प्रेसिडेंट शैल नॉट बी अ मेंबर ऑफ ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर, और अगर इफ सच अ पर्सन इज इलेक्टेड, इफ सच अ पर्सन इज इलेक्टेड, यानी अगर इस तरह के किसी पर्सन का निर्वाचन हो जाता है, देन ही शैल वैकेट हिज सीट, यानी कि तुरंत उसको वो सीट खाली कर देनी है, MP या फिर MLA वाला है, ठीक है, यानी कि वो MP या फिर MLA नहीं होना चाहिए। दूसरा क्या है कि इसकी जो एक तरह से एमोल्यूमेंट या फिर अलावेंसेज हैं, जो इसको भत्ता मिलता है, जो इसको सैलरी मिलती है, जो पैसा मिलता है, शैल नॉट बी डिमिनिश्ड ड्यूरिंग हिज टर्म, डिमिनिश्ड यानी कि उसके कार्यकाल में रहते हुए उसको कम नहीं करना है, शैल नॉट बी डिमिनिश्ड ड्यूरिंग हिज टर्म। और जब हम पढ़ेंगे ना आगे जब हम जब पार्लियामेंट चैप्टर में आएंगे तो बजट पढ़ेंगे, वहाँ पे देखेंगे कि एक कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया होता है, भारत की संचित निधि होती है, वहाँ से इनकी सबकी सैलरी जाती है,
उसमें दो हेड होते हैं, एक होता है चार्ज्ड एक्सपेंडिचर, वहाँ से इसकी सैलरी निकल के आती है, और वो नॉन वोटेबल होता है, यानी कि उस पर वोटिंग नहीं की जा सकती। और इसको रखा क्यों गया प्रोविजन, इसको इसलिए रखा गया ताकि जो प्रेसिडेंट है वो ट्रांसपेरेंट तरीके से काम कर सके, इन्फ्लुएंस में ना ज़्यादा, या फिर जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कि कोई बिल पास हुआ पार्लियामेंट से, सेंट्रल गवर्नमेंट ने करवाया, प्रेसिडेंट ने उस पर वीटो कर दिया। वीटो इज़ अ काइंड ऑफ नेगेटिव पावर, हम आगे पढ़ेंगे कि यानी मना कर दिया सहमति देने से, और जब तक वो सहमति देगा नहीं तब तक वो एक्ट नहीं बनेगा। तो फिर वो क्या करेंगे, मान लो यूनियन गवर्नमेंट चिड़ के क्या कर दे, उसकी सैलरी कम कर दे, ठीक है, तो वो चीज़ ना होनी चाहिए, इसलिए रखा गया है। कमिंग ऑन टू द आर्टिकल नंबर 60 एंड दैट इज़ ओथ, यानी कि शपथ, ठीक है। ये किसकी बात करता है, शपथ की बात करता है। और शपथ कौन दिलाता है इसको, ओथ दिलाता है CJI, दैट इज़ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। ये नहीं होगा, अगर मान लो ये ना हो तो देन सीनियर मोस्ट जज। ध्यान रखना वाइस प्रेसिडेंट नहीं दिला रहा है, क्योंकि अगर मान लो कि मैं इस तरह से अगर MCQ बनाऊंगा तो उसमें वाइस प्रेसिडेंट मैं ज़रूर रखूंगा, और उसमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है। ओथ से शपथ कौन दिलाता है, CJI, दैट सुप्रीम कोर्ट का जो CJI होता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अगर वो नहीं होगा तो सबसे जो सीनियर मोस्ट जज है वो। 61, अब इनको हटा देते हैं। इम्पीचमेंट का मतलब होता है महाभियोग, क्या बोलते हैं इसको, महाभियोग। और ये जो महाभियोग होता है ये हमने किस कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया, जल्दी से आप ये बताइए। अब इम्पीचमेंट में जो सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसका हमें प्रोसीजर समझना है। देन दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इसमें कौन कौन पार्टिसिपेट करता है। लेट अस फर्स्टली अंडरस्टैंड इट्स प्रोसीजर, कि प्रोसीजर क्या होता है। तो प्रोसीजर ये है कि किसी भी हाउस में इसके रिमूवल का रेजोल्यूशन आ सकता है, बट बिफोर दैट हमें ये पहले पता होना चाहिए कि इसको हटाएंगे क्यों। और इसका आंसर होगा USA की, ये कहाँ से लिया इम्पीचमेंट, हटाने की जो प्रक्रिया जिसको महाभियोग बोलते हैं। सबसे पहले ग्राउंड क्या है इसको हटाने का, कोई लॉजिक, मतलब एक तरह से हम क्या रीज़न है इसको हटाने का। तो रीज़न है वॉयलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अगेन ये कहीं पर डिफाइंड नहीं है कि भाई संविधान का उल्लंघन, यानी जो वॉयलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है ये क्या है क्या, ठीक है। तो इट इज़ अ वेरी काइंड ऑफ वेग टर्म, क्लियर। अगर उसको हटाना है सबसे पहली बात, तो इसका रिमूवल का रेजोल्यूशन सिर्फ पार्लियामेंट में ही आ सकता है, ओनली पार्लियामेंट, यानी कि जो राज्य के विधानमंडल है, लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल, वो इसको हटाने की प्रक्रिया को चालू नहीं कर सकते हैं। ओनली पार्लियामेंट, ओनली पार्लियामेंट। पार्लियामेंट मतलब या तो लोकसभा या राज्यसभा, दोनों के पास बिल्कुल इक्वल पावर्स हैं इसको हटाने को लेके। अगर हटाना है, अब यहां पे हम प्रोसीजर समझ लेते हैं। अगर इनको हटाना है तो सबसे पहले तो 14 दिन का नोटिस देना पड़ेगा, ठीक है। 14 डेज का रेजोल्यूशन शुड बी मूव्ड, रेजोल्यूशन शुड बी मूव्ड आफ्टर एटलीस्ट 14 डेज का नोटिस, एटलीस्ट 14 डेज का नोटिस एक पहले दिया जाएगा, ठीक है। तो दिया जाएगा हाउस में जहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, और प्रेसिडेंट को कि भाई इस तरह से ये स्टार्ट हो रहा है आपके खिलाफ, ठीक है। और किस लिए हटाया जा रहा है, वॉयलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के लिए। और ये जो रेजोल्यूशन है अब स्टार्ट होगा, ठीक है। रेजोल्यूशन शुड बी मूव्ड आफ्टर एटलीस्ट 40 डेज का 14 डेज का प्रायर नोटिस, 14 दिन पहले आपको नोटिस देना होगा। और जब आप रेजोल्यूशन स्टार्ट करेंगे तो अब आते हैं रेजोल्यूशन पे। तो रेजोल्यूशन को एटलीस्ट 1/4 मेंबर उस हाउस के साइन करेंगे, एटलीस्ट 1/4 मेंबर्स जो हैं, सदस्य हैं, वो साइन करेंगे। मतलब क्या हुआ इसका, कि जैसे लोकसभा में स्टार्ट हो रहा है तो उसमें 545, क्या हो गया ये, उसमें 545 मेंबर है, 543 मेंबर्स हैं, तो उसका 1/4 कर लो, इतने लोग पहले साइन करेंगे तब उसको एक्सेप्ट किया जाएगा बाय द हाउस, ठीक है। टोटल जितने मेंबर्स हैं एटलीस्ट 1/4 ऑफ द मेंबर्स साइन करेंगे तब ये आगे बढ़ेगा, क्लियर। अगर ये आगे बढ़ गया, ठीक है, मगर मान लो कि इस 1/4 ने साइन कर दिया, अब इसको उसी हाउस में स्पेशल मेजॉरिटी से पास करवाना होगा। इसको कुछ ज़्यादा स्टाइलिश नहीं बना दिया मैंने, ठीक है। तो स्पेशल मेजॉरिटी से, यानी कि जो विशेष बहुमत है, स्पेशल मेजॉरिटी, इससे हटाना पड़ेगा विशेष बहुमत। ये है क्या, मेजॉरिटी का मतलब हमेशा होता है 1/2 + 1। जैसे मान लो कहीं 100 लोग हैं, मैं बोल लूँ कि मेजॉरिटी अगर बोल दे कि समोसा खाने तो समोसा आएगा फिर, ठीक है। तो मेजॉरिटी मतलब 100 लोग हैं तो डिवाइड बाई 2 + 1, यानी 51 लोग अगर एटलीस्ट बोल दे, इसका मतलब होता है मेजॉरिटी, सिंपल, ठीक है। स्पेशल मेजॉरिटी का मतलब होता है टोटल जितनी मेंबरशिप एक तरह से है हाउस की, उसका 2/3 स्पेशल का मतलब होता है। आई अगेन रिपीट, स्पेशल मेजॉरिटी का होता है एटलीस्ट 2/3 ऑफ दी टोटल मेंबरशिप। जैसे कि लोकसभा की अगर हम टोटल मेंबरशिप की बात करें तो कितनी है, ये है 550 है। इतने मैक्सिमम मेंबर्स हो सकते हैं लोकसभा में,
ध्यान रखना, ठीक है। लेकिन हैं कितने, 545, ठीक है, लेकिन 550 का लेंगे, 2/3 ऑफ टोटल मेंबरशिप। अगर ये पास हो गया, यानी 1/4 मेंबर से पहले तो आप साइन करवाओ। क्यों? ताकि ऐसा नहीं कि जो मन उठाया ले आज वो पास करना है, तो स्पेशल मेजोरिटी डायरेक्ट नहीं जाता है वो स्पेशल मेजोरिटी में। अगर आपको स्टार्ट करना है तो 1/4 मेंबर से आप पहले साइन कराओ कि हाँ, तब माना जाएगा कि हाँ काफ़ी लोग चाहते हैं इसको लेके। देन अगर 2/3 से पास हो गया ना, तो इसका मतलब है कि अब दिक्कत वाली बात है, अब इसको दूसरे हाउस में भेजा जाएगा, सेकेंड हाउस में भेजा जाएगा। सेकेंड हाउस मतलब अगर ये लोकसभा से शुरू हुआ है तो राज्यसभा में जाएगा, अगर ये राज्यसभा से शुरू हुआ है तो लोकसभा में जाएगा, सिंपल। सेकंड हाउस को क्या करना है, अब इसको 1/4 कुछ नहीं करना है, सिंपल इसको भी स्पेशल मेजोरिटी से पास करवा देना है। विशेष बहुमत से अगर यहाँ पे भी पास हो गया, प्रेसिडेंट को बाय बाय कर देंगे, यानी कि प्रेसिडेंट शैल स्टैंड रिमूव्ड, प्रेसिडेंट हट गया, प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट हो गया। नो प्रेसिडेंट हैज़ बीन इम्पीच्ड, ठीक है, नो प्रेसिडेंट हैज़ बीन इम्पीच्ड सो फार, हैज़ बीन इम्पीच, यानी आज तक किसी भी राष्ट्रपति का महाभियोग नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है? बिकॉज सिंपल है, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की सबसे हाईएस्ट पोजीशन है, हटाएंगे तो हमारी बेइज्जती हो रही है एक तरह से वो, ठीक है, तो इसलिए आज तक नहीं हुआ। तो स्पेशल मेजोरिटी से ये चीज़ करी जाती है। आई होप प्रोसीजर मैंने बहुत ही कायदे से आपको समझा दिया और आपके दिमाग में वो छप गया है। अब हम ये देख लेते हैं कि कौन हिस्सा लेता है, हु पार्टिसिपेट्स, हु पार्टिसिपेट्स, कौन हिस्सा लेता है? ऑल एमपीज। कुछ याद आया? इलेक्शन में कौन ले रहा था? इलेक्टेड ब्रैकेट में एमपीज प्लस एमएलएस। जब इलेक्टेड लिख दिया था बाहर, मतलब नॉमिनेटेड वाले बाहर हो गए अपने आप ही, उस ब्रैकेट के अंदर नॉमिनेटेड वाले नहीं थे। ऑल का मतलब ये हो गया सर कि इलेक्टेड भी आ गए और नॉमिनेटेड भी आ गए। और दूसरा क्या डिफरेंस है, जरा नोटिस करके बताओ, खुद सोचो। इलेक्शन में कौन हिस्सा लेता है और पार्टिसिपेशन में कौन हिस्सा लेता है, इसमें दो अंतर हैं। एक मैंने बता दिया कि इलेक्शन में नॉमिनेटेड वाले हिस्सा नहीं लेते हैं और रिमूवल में नॉमिनेटेड लेते हैं। जैसे राज्यसभा में 12 सदस्य नामित होते हैं, जैसे अगर मैं बात करूं, जैसे अभी पीटी उषा है तो नॉमिनेटेड मेंबर है राज्यसभा में, तो वो इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेंगे लेकिन रिमूवल में लेंगे। दूसरा क्या डिफरेंस है? दूसरा डिफरेंस सर ये है कि वहां पे एमएलए थे, यहां पे नो एमएलए, यानी कि यहां पे कोई सांसद नहीं है। नो एमएलए इन द रिमूवल ऑफ प्रेसिडेंट, खत्म, सिंपल। किसी को यहां तक कोई डाउट हो तो बता दो, अभी होना तो नहीं चाहिए। बिल्कुल सही है श्वेता, हैंडसम डेविल, अनीशा, कोमल, पॉटर, मीना। एमएलए नहीं है, बिल्कुल सुब्रत सही है। उड़न परी नहीं बोलते हैं पीटी उषा, उड़न परी नहीं, पयोली एक्सप्रेस बोलते हैं। उड़न परी नहीं आएगा तुम्हारे पेपर में, उड़न परी। चलिए आगे बढ़ते हैं, और यहाँ तक एक आप समझ लो कि मेन जो चीज़ें थी आपकी ख़त्म हो चुकी हैं, ठीक है। एक छोटा सा है 62 वाला, टाइम ऑफ होल्डिंग इलेक्शन टू फिल दी वैकेंसी। देखिए, जो प्रेसिडेंट की जो एक तरह से कुर्सी है वो वैकेट हो सकती है किन किन केसेस में, या तो उनकी डेथ हो जाए, या उनका रिमूवल हो जाए, या उनका रेजिग्नेशन हो जाए। ये तो वो 3 तरीके हैं कि भाई नेचुरल तरीके से ऑफिस वैकेट नहीं हो रहा। नेचुरल तरीके से अगर हम बात करें तो कैसे, कि जैसे 5 साल का टेन्योर अभी देखा था राष्ट्रपति का होता, तो 5 साल जैसे पूरे होने को आएंगे तो उसके पहले ही नए प्रेसिडेंट का चुनाव स्टार्ट कर दिया जाएगा, ताकि पिछले वाले का टेन्योर पूरा हो, इससे पहले हमारे पास नया राष्ट्रपति हो, ताकि जैसे वो हटे वैसे वो आ जाए, क्योंकि वो देश की सर्वोच्च पोजीशन है, खाली नहीं रह सकती है। वो तो सिंपल हो गया, ठीक है, कि वो नेचुरल हो गया। बट अननेचुरल क्या है कि डेथ हो जाए, उसको हटा दिया गया। अभी देखा था 61 में किस तरह से हटाया गया। रेजिग्नेशन नहीं, उसने वाइस प्रेसिडेंट को, उपराष्ट्रपति को लिख के रिजाइन कर दिया, उसने इस्तीफा दे दिया। अनुच्छेद 56 यानी आर्टिकल 56 को याद करिए। तो अगर डेथ हो जाती है, ठीक है, या फिर रिमूवल होता है, या फिर रेजिग्नेशन होता है, इन तीनों केसेस में जो वाइस प्रेसिडेंट है वो एक्टिंग प्रेसिडेंट बन जाएगा। जो वाइस प्रेसिडेंट है वो एक्टिंग प्रेसिडेंट बन जाएगा। कौन? उपराष्ट्रपति। और 6 महीने के अंदर अंदर नए इलेक्शन करवाए जाएंगे और एक परमानेंट प्रेसिडेंट चुना जाएगा। और वो परमानेंट जो प्रेसिडेंट आएगा वो फुल टेन्योर के लिए आएगा। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल आज कोई मान लो प्रेसिडेंट है, ठीक है, 2 साल बाद उनका मान लो कि रिज़ाइन दे दिया। हमारी द्रौपदी मुर्मू जी ने 3 साल का जब उनका टेन्योर पूरा हुआ तो उन्होंने रिज़ाइन दे दिया, तो कितना बचा? 2 साल का। तो ऐसा नहीं कि जो नया प्रेसिडेंट आएगा वो सिर्फ 2 साल के लिए रहेगा ना, पूरा 5 सर्व करेगा। वो कौन होगा? जो परमानेंट प्रेसिडेंट आएगा। ये एक्टिंग प्रेसिडेंट नहीं, एक्टिंग प्रेसिडेंट यानी जो वाइस प्रेसिडेंट, ये तो बस आया है कि 2-3 महीने, बस 6 महीने के अंदर जो चुनाव होने तो बस संभाल ले जब तक, तब तक
फिर जब नया आ जाएगा परमानेंट, फिर अपना ये वाइस प्रेसिडेंट की पोजीशन पे चला जाएगा। क्लियर? 62 तक यहाँ पे हमारा हो गया ख़त्म। अब हम क्या देखेंगे? अब हम देखेंगे कि इसको याद करने की ट्रिक क्या है। ठीक है, ट्रिक को देखते हैं अब यहाँ पे। तो ट्रिक यहाँ पे मैं लिखता हूँ इस तरह से, देखिए ट्रिक कुछ इस तरह से है। ठीक है, प्रेम, ठीक है प्रेम, नहीं नहीं प्रेम से कुछ ज़्यादा प्रेम हो गया, इतना प्रेम नहीं करना था। ये प्यार हो गया, ये ई हो गया, ये प्रेम, ठीक है प्रेम नहीं प्रेम, ठीक है प्रेम। प्रेम से आपने बोला क्या प्रेम ट्रैकिंग पे चलोगे? ठीक है, तो उसने बोला यस, तो तुमने बोला कम ऑन टाइम, कम ऑन, प्रेम कम इन टाइम, कम ऑन टाइम नहीं कम ऑन टाइम नहीं, कम इन टाइम। ठीक है, इंग्लिश को यहाँ पे ज़्यादा नहीं देखना है। ठीक है, अपने को ट्रिक से मतलब, सॉरी टेरिक से मतलब होना चाहिए। ठीक है, कम इन टाइम। ठीक है, तो प्रेसिडेंट, उससे आपने क्या बोला प्रेम से? कम ऑन टाइम। प्रेसिडेंट, एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, मैनर ऑफ इलेक्शन, टर्म ऑफ ऑफिस, एलिजिबिलिटी फॉर इलेक्शन, क्वालिफिकेशन, कंडीशन फॉर ऑफिस, ओथ, इम्पीचमेंट, टर्म, टाइम ऑफ होल्डिंग इलेक्शन। खत्म। प्रेम, कम ऑन टाइम। ठीक है कम ऑन टाइम नहीं, कम इन टाइम। याद हो गया सभी को? जल्दी से बताइए। अब हिंदी वाली भी ट्रिक बता दें क्या? हिंदी वाले भी जो स्टूडेंट हैं वो थोड़ा सा नाराज़ हो जाएंगे हैं। चलो तो भाई हिंदी के लिए हो सकता है आप में से काफ़ी लोगों ने सुनी भी हो, काफ़ी मार्केट में चलती है ये पकानी कोका। ठीक है, पकानी कोका। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे, छोटा सा है वाइस प्रेसिडेंट, बहुत छोटा सा, और उसके बाद क्वेश्चंस करेंगे। पकानी कोका दुयो और द श म कर लेते हैं। ठीक है, अगर प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट दोनों एक साथ रिज़ाइन करेंगे तो किसको रेजिग्नेशन लेटर देंगे? रुक जाओ, एक साथ देखिए ऐसा तो नहीं होता कि जैसे कि मान लो प्रेसिडेंट हम भी रिज़ाइन करेंगे। ये जो आपका डाउट होना चाहिए कुछ इस तरह से होना चाहिए, और मैं शायद सही समझ रहा हूँ कि अगर मान लेते हैं कि जो, एक सेकेंड यहाँ पे देख लेते हैं कि जो प्रेसिडेंट है, ठीक है, इसने रिज़ाइन कर दिया या डेथ हो गई या रिमूवल हो गया, तो कौन आएगा? वाइस प्रेसिडेंट आएगा। वाइस प्रेसिडेंट अगर वो भी इसकी डेथ, रिज़ाइन या फिर रिमूवल हो गया तो कौन आएगा? तो आएगा CJI। ये भी नहीं रहेगा तो कौन आएगा? सीनियर मोस्ट जज आएगा। ठीक है, सीनियर मोस्ट जज आएगा। अब आप पूछेंगे सर ये भी नहीं रहेगा तो कौन आएगा? उसके बाद हम जाएंगे। ठीक है, और हम नहीं रहेंगे तो फिर हम तुम में से किसी को नॉमिनेट करके प्रेसिडेंट बनाएंगे। तुम चिंता क्या कर रहे हो, बस पढ़ते रहो तुम ठीक है, तो प्रेसिडेंट नहीं तो वाइस प्रेसिडेंट, नहीं तो CJ, नहीं तो सीनियर मोस्ट जज। क्या कभी ऐसा हुआ है? बिल्कुल हुआ है। तो जाकिर हुसैन जी हमारे प्रेसिडेंट थी, ठीक है प्रेसिडेंट थे सॉरी, तो इनकी डेथ हो गई थी। देन उस समय वाइस प्रेसिडेंट थे VV गिरी, तो वो उनको बनाया गया, लेकिन वो बोलते नहीं हम तो चुनाव लड़ेंगे वाइस प्रेसिडेंट पद का, हम अभी प्रेसिडेंट बन तो जाएंगे लेकिन कोई नया आएगा हम फिर हट जाएंगे, लेकिन हमें तो प्रेसिडेंट बनना है। तो फिर उस समय CJ थे जस्टिस हिदायतुल्ला, उनको प्रेसिडेंट बनाया गया था, हिदायतुल्ला जी को। क्लियर? तो अब पकानी कोका द्वयोदशम देख लेते हैं। तो प से है पद, पद मतलब ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट, तो आर्टिकल नंबर 52। क से है क्या? कार्यपालिका का अध्यक्ष, ही इज़ द हेड ऑफ कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव का वो हेड होता है। नी से है क्या? निर्वाचन। तो रुक जाओ, इस तरह से कर लेते हैं, कोका को थोड़ा सा दूर बनाते हैं। तो नी से हो जाएगा निर्वाचन। ठीक है, को का कर लेते हैं यहाँ पे। कोका से क्या हो जाएगा? को से हो जाएगा कोटा। कोटा किस में था? कोटा था 55 में। 55 में ही तो हमारा क्या था? मैनर ऑफ इलेक्शन था। ठीक है, और का से क्या हो जाएगा? का से हो जाएगा कार्यकाल, दैट इज कार्यकाल, यानी कि टेन्योर कितना होगा? तो 5 साल का होगा, आर्टिकल 56। और दुयो का कर लेते हैं, दुयो। दू से क्या है? दू से दूध नहीं है, दू से दोबारा। ठीक है, दोबारा, तो दोबारा यानी कि री इलेक्शन की इसमें कंडीशंस दी हुई है, और कितने नंबर ऑफ टाइम भी वो इलेक्ट हो सकता है। दैट मीन्स कि कौन सा आर्टिकल हो जाएगा? 57। यू से हो जाएगा योग्यता, दैट इज़ एलिजिबिलिटी या फिर क्वालिफिकेशन, योग्यता, और ये कौन सा आर्टिकल हो जाएगा? 58। ठीक है, द से हो जाएगा दशाएं, यानी कि दशाओं को हम बोल सकते हैं क्या? दशाओं का वही मतलब ये है कि कौन कौन सी दशाएं। 59 में क्या दिया हुआ था कि वो MP ना हो, MLA ना हो। ठीक है, ये चीज़ें दी हुई थी 59। और शाह से क्या है? शाह से हो जाएगा आपका
श से क्या हो जाएगा, शपथ हो जाएगा, ओथ हो जाएगा, ठीक है, शपथ, ठीक है। ये इसमें क्या है, ओथ, 60 आर्टिकल नंबर। कौन दिलाता है ओथ, जल्दी से बताओ। और माँ से क्या हो जाएगा, महाभियोग हो जाएगा, ठीक है, महाभियोग किस में है ये, महाभियोग 61 में। ख़त्म हो गया। अब आते हैं वाइस प्रेसिडेंट में और उपराष्ट्रपति देखते हैं, ठीक है। तो उपराष्ट्रपति की अगर बात करें तो कहाँ से स्टार्ट होगा, आर्टिकल नंबर 63 से स्टार्ट होगा, अनुच्छेद नंबर 63 से स्टार्ट होगा, ठीक है। क्वेश्चंस करेंगे अभी, अभी तुरंत नहीं करेंगे, ठीक है, कर लेते हैं। और सभी लोग एक डीप ब्रीथ करेंगे, ठीक है, थोड़ा सा ब्लिंक करेंगे आइस को। चलिए भाई, अब बढ़ते हैं आगे, वाइस प्रेसिडेंट को पढ़ते हैं। तो आर्टिकल 63 से स्टार्ट होता है हमारा वाइस प्रेसिडेंट के बारे में। तो ऑब्वियस सी बात है, आर्टिकल 63 क्या बोलेगा, देयर शैल बी अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होना चाहिए, सिंपल। 64 क्या बोलेगा, ये बहुत छोटा है, उसके कंपैरिजन में ये मैं सोचना कि उतना ही बड़ा होगा, बहुत छोटा ही है वो। इसमें 64 में क्या दिया हुआ है, 64 में दिया हुआ है कि वाइस प्रेसिडेंट टू बी दी एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट। काउंसिल ऑफ स्टेट को हम राज्यसभा बोलते हैं। मैंने क्योंकि काउंसिल ऑफ स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन में तो काउंसिल ऑफ स्टेट लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे मैंने इसलिए लिखा राज्यसभा ताकि आपको समझ में आए। इसका मतलब क्या होता है, एक्स ऑफिशियो का मतलब होता है अपने आप। अपने आप का मतलब ये हुआ कि कोई भी अगर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनेगा तो वो अपने आप राज्यसभा का चेयरमैन है कि सभापति बन जाएगा। यानी कि राज्यसभा जो भारत का उपराष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, सिंपल। यानी कि राज्यसभा के चेयरमैन के लिए अलग से कोई इलेक्शन नहीं होता है, जो वाइस प्रेसिडेंट बनता है वही अपने आप चेयरमैन भी बन जाता है राज्यसभा का। 65 द वाइस प्रेसिडेंट टू एक्ट एज प्रेसिडेंट इन केस ऑफ कैजुअल वैकेंसीज, या फिर कुछ मान लो एब्सेंस हो गया, जैसे कि मान लो कि प्रेसिडेंट जो है आज मूड नहीं है प्रेसिडेंट का, या फिर उनकी बेटी की शादी है तो कुछ दिन लीव पे रहेंगे, तो वो कुछ कैजुअल वैकेंसी है, जिसके केस में वाइस प्रेसिडेंट टू डिस्चार्ज, ठीक है, वो तो लिखा हुआ है वाइस प्रेसिडेंट टू एक्ट एज प्रेसिडेंट इन केस ऑफ कैजुअल वैकेंसीज, तो वो वाइस प्रेसिडेंट जो है प्रेसिडेंट के फंक्शंस को परफॉर्म करेगा, ठीक है। और मतलब जब ये परफॉर्म फंक्शंस को करेगा ना, तो उस टाइम तक वो सब प्रेसिडेंट की पावर ही रहेगी। उसके उतना उसको एमोल्यूमेंट मिलेगा, भत्ता मिलेगा, अलाउंस मिलेगा, सारे प्रिविलेजेस मिलेंगे प्रेसिडेंट वाले। हमेशा इस चीज़ को ध्यान रखना, हमेशा इस चीज़ को ध्यान रखना। और एक चीज़ को और ज़रूर ध्यान रखना, 61 में हम क्या बताए थे तुम्हें, इम्पीचमेंट बताए थे। चलो अभी बाद में उसके बारे में बताएंगे, ठीक है, अलग से एक साथ बता देंगे प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट का। क्लियर हो गया 65 वाला भी, ठीक है, कि अगर कुछ कैजुअल वैकेंसी हो गई, कैजुअल मतलब कि डेथ वेथ वाली नहीं, कि ऐसे मान लो कि उनकी आज कुछ बेटी की शादी है इस तरह से, तो वो नहीं है, तो फिर वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट बन जाएगा और सारे पावर एमोल्यूमेंट सब कुछ प्रिविलेजेस उसकी के मिलेंगे प्रेसिडेंट वाले। 66 क्या है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज़ अबाउट इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, यानी कि राष्ट्रपति का उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किस तरह से होता है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी में ही सब कुछ दिया हुआ है। सबसे पहला तो ये हमारा इलेक्टोरल कॉलेज। इलेक्टोरल कॉलेज मतलब वही निर्वाचन मंडल, इलेक्टोरल कॉलेज, यानी कि इसके उपराष्ट्रपति के इलेक्शन में कौन कौन हिस्सा लेता है। बड़ा आसान है, बताना मत किसी को, ये है ऑल एमपीज, ठीक है, सभी सांसद लोग। क्यों आसान है, इन्हीं लोगों ने तो प्रेसिडेंट को हटाया था, जिन्होंने प्रेसिडेंट को हटाया उन्हीं ने वाइस प्रेसिडेंट को चुन लिया, सिंपल। उनको पहले हटा के इसको चुन ले रहे हैं, ऐसे के दिमाग में बिठा लो, कभी भूलोगे ही नहीं कि वाइस जो प्रेसिडेंट को हटाता है वही वाइस प्रेसिडेंट को चुन लेता है। क्लियर। देन अगर हम इलेक्टोरल कॉलेज को डिस्कस कर लिया, और ये ध्यान रखना कि इसका जो इलेक्शन होता है वही सेम अनुपातिक प्रतिनिधित्व, यानी कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन प्लस सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, यानी एकल संक्रमणीय मत से चुनाव होता है। ये मैं आखिरी में इसी स्लाइड में आके बता दूंगा, ठीक है, मैं फ्लो नहीं बिगाड़ना चाहता फालतू में, क्योंकि इंपॉर्टेंट भी नहीं है, लेकिन डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन प्लस सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। फिर इसी का सब क्लॉज 2 है 66 का ही, जिसमें ये लिखा हुआ है कि वाइस प्रेसिडेंट शैल नॉट बी अ मेंबर ऑफ ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, यानी शैल नॉट बी अ एमपी और एमएलए वो नहीं हुआ होना चाहिए। ठीक है, तो ये अगर आपको याद आ रहा हो तो हमने देखा था प्रेसिडेंट के केस में कि वो उसमें कंडीशन ऑफ ऑफिस होती है कि वो एमपी या फिर एमएलए ना हो, और अगर है तो उसको सीट वैकेट कर देनी है। किस आर्टिकल में देखे थे, 59 में देखे थे, वही सेम है ये,
कि वो MP MLA मतलब ना हो, और अगर ऐसा है तो ही शुड वैकेट हिज सीट। तो मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। थर्ड क्या इसी में प्रोविजन है, एलिजिबिलिटी लिखी हुई है, मतलब वो सब इसी में लिखा है। वो देख रहे हो कितना भेदभाव हो रहा है प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट में। उसके लिए सब अलग से था। 54 में उसका इलेक्टोरल कॉलेज दिया हुआ था, 55 में मैनर ऑफ इलेक्शन था, 56 में टर्म दिया था, हैं, और क्वालिफिकेशन 58 में दी हुई थी। बेचारा इसी में 66 में ही सब डाल दिया इसके में, तो ठीक है। तो इलेक्शन की अगर हम बात करें तो इलेक्शन बोल रहा हूँ, एलिजिबिलिटी की अगर हम बात करें, एलिजिबिलिटी यानी कि योग्यता, एलिजिबिलिटी क्या होगी, गेस करिए थोड़ा खुद से। पहला तो भाई सबको पता होना चाहिए, सिटीज़न ऑफ इंडिया, हरे रंग का इस्तेमाल करते हैं, सिटीज़न ऑफ इंडिया होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए। इसकी भी 35 ईयर्स ऑफ एज होनी चाहिए, 35 ईयर्स एज। वहाँ पे तीसरा क्या था, ही शुड बी क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज अ मेंबर ऑफ लोकसभा, यानी कि लोकसभा का सदस्य चुने जाने योग्य होना चाहिए। उसी तरह यहाँ पे क्या होगा, ही शुड बी qualified to be appointed as a member of Rajya Sabha, to be appointed as a member of राज्य सभा। एक चीज़ ध्यान रखना, अभी एक्चुअली में एक CDS वाले स्टूडेंट ने मेरे से मतलब ग्रुप में क्वेश्चन पोस्ट किया था, ठीक है। तो उसमें यही क्वेश्चन था, लेकिन पता है वहाँ पे मैंने जल्दी में, क्योंकि मैं क्लास जस्ट लेने ही वाला था, स्टार्ट करने वाला था, तो मैंने जल्दी से आंसर दे दिया, ठीक है, ये आंसर होगा। बट मैंने वहाँ पे इनकरेक्ट नहीं पढ़ा था, ठीक है। तो ये भूल आप भी मत करिएगा जल्दी में। तो मैं तो चलो ठीक है, मेरे तो क्लास लेना था मुझे जल्दी से, आपको भी, क्योंकि जल्दबाजी होती है जब हम लोग क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हैं एग्ज़ाम में। तो ये जो है जल्दबाजी आपको नहीं करनी है, ठीक है। तो उसमें मतलब ये क्वेश्चन था जो स्टूडेंट ने पूछा था कि पहला स्टेटमेंट था कि नो वाइस प्रेसिडेंट सो फार हैज़ बीन री इलेक्टेड। तो वो गलत था, क्यों? क्योंकि जो हमारे देश के पहले उपराष्ट्रपति थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन, अभी देखेंगे आगे हम, तो वो सेकंड टर्म के लिए इलेक्ट हुए थे। इसी तरह जो देश के पहले राष्ट्रपति थे राजेंद्र प्रसाद, वो भी सेकंड टर्म के लिए इलेक्ट हुए थे, और वो लॉन्गेस्ट सर्विंग प्रेसिडेंट भी हैं। लॉन्गेस्ट सर्विंग प्रेसिडेंट राजेंद्र प्रसाद हैं, ध्यान रखना, जो हमारे 2 बार इलेक्ट हुए। इसी तरह जो हमारे देश के पहले उपराष्ट्रपति हैं सर्वपल्ली राधाकृष्णन, वो भी 2 बार इलेक्ट हुए थे, पहली बार थे फिर अगेन री इलेक्ट हो गए थे। क्लियर है यहाँ तक सभी को? तो अब ये बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है कि वहाँ पे लोकसभा था और यहाँ पे राज्यसभा है। याद कैसे रखेंगे? बिकॉज वाइस प्रेसिडेंट इज द एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। तो यहाँ पे अपने आप वाइस प्रेसिडेंट के केस में राज्यसभा हो जाएगा और वहाँ पे लोकसभा हो जाएगा। किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आई होप, ठीक है। तो ये एलिजिबिलिटी हमने देख ली 35। और चौथा मतलब इसका जो 4th क्लॉज हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट ना होल्ड किया हो। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट हमने देखा था लाभ का पद, यानी कि एक तरह से जहाँ से सैलरी मिल रही हो गवर्नमेंट से, कहीं पे भी डिफाइन नहीं कॉन्स्टिट्यूशन में। प्रेसिडेंट का ऑफिस, वाइस प्रेसिडेंट का ऑफिस, गवर्नर का ऑफिस, मिनिस्टर्स का ऑफिस, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होता है। अगला 67 किसकी बात करता है? ये बात करता है टर्म ऑफ ऑफिस की। टर्म ऑफ ऑफिस मतलब ये कि भाई कितना कार्यकाल उसका कितना होगा, हट जाओ भाई। तो टर्म ऑफ ऑफिस होगा उसका 5 ईयर्स का, 5 साल का टर्म होगा, जिस तरह हमारा प्रेसिडेंट का होता है। अब 5 साल का टर्म तो होगा नॉर्मल केसेस में, लेकिन और 5 साल कंप्लीट होने से पहले आपको अगला वाइस प्रेसिडेंट चुनना है। लेकिन इसी में लिखा हुआ है कि वो रिज़ाइन कर सकता है। किसको बताइए, किसको लिख के रिज़ाइन करेगा? उसको रिमूव किया जा सकता है। देख रहे हो कितना भेदभाव हो रहा है बेचारे के साथ। उसके लिए प्रेसिडेंट का रिमूवल इम्पीचमेंट है। तारा कुत्ता टॉमी, हमारा कुत्ता कुत्ता, वैसा टाइप है कि भाई उसका रिमूवल इम्पीचमेंट और इसका रिमूवल मतलब कुछ है ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो देश का अध्यक्ष है, तो उसको रिमूवल नहीं बोलते हैं, उसको इम्पीचमेंट बोलते हैं, महाभियोग बोलते हैं, इज्जत से हटाते हैं। इसके रिमूवल को रिमूवल ही बोलते हैं। कौन हिस्सा लेता है इसमें? तो ध्यान रखना। उसके में क्या हुआ था? उसके में ये हुआ था कि 14 दिन का नोटिस देना होगा। इसमें भी 14 दिन का नोटिस देना होगा, 14 डेज का नोटिस देना होगा। क्लियर? वो 14 दिन का आपको नोटिस देने के बाद इसके रिमूवल को जो रेजोल्यूशन है, इसके जो रिमूवल का रेजोल्यूशन है कैन इनिशिएट इन ओनली इन राज्यसभा, ओनली इन राज्यसभा में ही इनिशिएट हो सकता है। प्रेसिडेंट के केस में क्या देखे थे, लोकसभा में भी हो सकता है, राज्यसभा में भी हो सकता है, ये सिर्फ राज्यसभा में। ये अगर इसको इफेक्टिव मेजॉरिटी से पास कर देगा। इफेक्टिव मेजॉरिटी का मतलब क्या होता है कि किस तरह का बहुमत होता है? इसका मतलब होता है मेजॉरिटी ऑफ ऑल द देन मेंबर। मेजॉरिटी का मतलब क्या होता है? 1/2 + 1 एक तरह से, ठीक है। 1/2 + 1 किसका 1/2 करेंगे? ऑल द देन मेंबर्स, ऑल द देन मेंबर। ये ऑल द देन मेंबर का मतलब क्या है? स्पेशल मेजॉरिटी में क्या बताया था? जैसे लोकसभा में 550 सीट हो सकती हैं मैक्सिमम, तो इसका 2/3 निकाल लो, इतने तो एटलीस्ट हो ही।
इफेक्टिव का मतलब ये होता है कि इसमें वैकेंसी हटा दो, 550 लोग हो सकते हैं मैक्सिमम, हैं कितने 543, इसका मेजोरिटी लो, वो होगा इफेक्टिव। और ये तो क्योंकि हम राज्यसभा की बात कर रहे हैं, क्योंकि इसका रिमूवल का रेजोल्यूशन जो है वो राज्यसभा में इनिशिएट हो सकता है और इफेक्टिव मेजोरिटी वहीं पे चाहिए। तो यानी कि जैसे 250 मेंबर हो सकते हैं मैक्सिमम राज्यसभा में, बट हैं कितने 245, तो उसका 1/2 + 1 आप करेंगे, दैट विल बी इफेक्टिव मेजोरिटी। क्या लोकसभा का इसमें कोई से नहीं होता है? क्या कुछ नहीं उसमें लोकसभा का रोल होता है? इसके बाद ये लोकसभा में जाएगा, इसको बस एग्री कर लेना है सिंपल मेजोरिटी से, साधारण बहुमत से बस इसको मान लेना और वो रिमूव हो जाएगा। हमारा देश का जो उपराष्ट्रपति है वो रिज़ाइन किसको करेगा? ऑब्वियस ये बात हमने देखा था, प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट को लिख के करता है और वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट को लिख के करता है। किसी को यहाँ पे कोई डाउट? 67 में किसी को डाउट है, किसी को भी कि समझ में ना आया हो तो, कि कैसे हटाया जाता है? क्लियर? ओके, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। 68 देखते हैं। 68 है टाइम ऑफ होल्डिंग इलेक्शन टू फिल दी वैकेंसी। कुछ नहीं है इसमें, ऐसे समझ लो कि 5 साल का टेन्योर होता है, 5 साल कम टेन्योर को पूरा होने से पहले पहले वैकेंसी आपको भर लेनी है। और अगर सर नहीं, वो भी वो नहीं है, ठीक है, वो चीज़ जो आप पूछ रहे हो वो नहीं है अभी। कौन पूछ रहा था नाम, आई थिंक ऊपर चला गया, कोई नहीं। तो 5 ईयर्स का टर्म होता है, ठीक है, 5 साल का बस। और उससे पहले आपको होल्ड वो करनी है। अगर मान लो डेथ हो गया उसका, ठीक है, मान लो उसने रिज़ाइन कर दिया प्रेसिडेंट को लिख के, या फिर उसका रिमूवल हो गया, तो फिर 6 महीने के अंदर अंदर उसका जो है इलेक्शन हमें करवाना है, ठीक है। उसका जल्द से जल्द यानी 6 महीने के अंदर हमें इलेक्शन करवाना है टू फिल दैट वैकेंसी। और जो भी आएगा वो कंप्लीट 5 साल के लिए रहेगा, रिमाइंडर ऑफ द टर्म के लिए नहीं। 69 कल कोई पूछ रहा था ना सर, 69 आर्टिकल में क्या है, देख लो 69 आर्टिकल में क्या है। ओथ ऑफ वाइस प्रेसिडेंट है, शपथ है, कौन दिलाएगा शपथ? शपथ दिलाएगा इसको प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट को कौन दिला रहा था, जल्दी से बताओ? राष्ट्रपति को कौन शपथ दिला रहा था? और वाइस प्रेसिडेंट को कौन दिला रहा है? प्रेसिडेंट दिला रहा है। और प्रेसिडेंट को CJI दिला रहे थे। हमेशा इस चीज़ को याद रखना। अभी अगर मैं क्वेश्चन बना दूँ ना, चलो बनाऊंगा अभी मैं, आगे बता दूंगा तो तुम हल्के में ले लोगे, मेरे को बोलोगे हाँ ये तो आता ही था हमको, हम सही कर देते, तुमसे गलत करवाएंगे तब मजा आएगा। ठीक है, तो 69 में अगर बात करें तो ओथ ऑफ वाइस प्रेसिडेंट है। तो जब भी 69 नंबर देखो तो ओथ ऑफ वाइस प्रेसिडेंट के बारे में सोचो, और कुछ नहीं। 70 पे आते हैं, ठीक है, 70 पे आते हैं। तो शपथ हमने देख ली। हाँ, डिस्चार्ज ऑफ प्रेसिडेंट फंक्शंस इन अदर कंटिजेंसीज, मतलब कि अगर एक तरह से पार्लियामेंट वाइस प्रेसिडेंट को प्रेसिडेंट के फंक्शन परफॉर्म करने के लिए बोल सकते हैं कुछ ऐसी कंटिजेंसीज में। हमें इसमें डीप में नहीं जाना है, क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशन ने बस एक इस तरह से आर्टिकल रख दिया है सो दैट कभी कुछ ऐसा फ्यूचर में ऐसी चीज़ एमर्ज हो गई हो तो पार्लियामेंट के पास पावर हो, बस इसलिए इसको रख दिया गया, नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट, ठीक है। 71 में अगर आते हैं मैटर्स रिलेटिंग टू दी प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, इट इज़ इंपॉर्टेंट कि जो भी इलेक्शन का डिस्प्यूट होगा ना, मैटर्स रिलेटिंग टू द इलेक्शन होगा यहाँ पे, टू रिलेटिंग टू इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। तो राष्ट्रपति का और उपराष्ट्रपति का चुनाव किस तरह से होता है देख लिए। अगर मान लो कि कोर्ट में कोई केस कर दे तो क्या होगा फिर? पहली बात तो ओनली सुप्रीम कोर्ट ही डील करेगा, यानी कि सुप्रीम कोर्ट का ये एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन हो गया। एक्सक्लूसिव का मतलब है कि सिर्फ वही डील कर सकता है, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ही डील करेगा। ये रट्टा मार लेना अपने दिमाग में, ठीक है। तो कौन डिसाइड करेगा? ओनली सुप्रीम कोर्ट, बस। और इलेक्शन का डिस्प्यूट इस मामले में नहीं हो सकता कि इलेक्टोरल कॉलेज जो निर्वाचन मंडल था उसमें वैकेंसी थी कि भाई इतने लोग होने चाहिए थे लेकिन वो थे नहीं प्रेजेंट, तो इनका जो चुनाव है वो रद्द कर दो। इस मामले में चुनाव रद्द नहीं होगा, ठीक है, ये लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में, बस खत्म हो गया। 72 क्या बात करता है? पार्डनिंग पावर, चलो इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। यानी कि क्षमा करने की शक्ति राष्ट्रपति की दी हुई है। क्षमा क्या करते हैं ये? जैसे कि मान लो कि किसी को मृत्यु दंड दे दिया गया, डेथ सेंटेंस सुना दिया गया, तो वो उसके पास एक ही चारा है वो कि राष्ट्रपति के पास जा सकता है, ठीक है, अगर किसी को डेथ पेनल्टी हो गई, या फिर अगर सिर्फ ऐसा नहीं डेथ पेनल्टी हो गई तभी आप प्रेसिडेंट के पास, उम्र कैद हो गई या फिर कुछ भी हो गई तो आप प्रेसिडेंट के पास जा सकते हैं। अब यहाँ पे जो मैं लिखने वाला हूँ इट इज़ ऑप्शनल इन दी सेंस ये चीज़ आपको रटी होनी चाहिए। 72 में राष्ट्रपति की क्षमा शक्ति है कि वो
क्षमा दे सकता है किसी को, अगर मान लो उम्र कैद हुई है, डेथ सेंटेंस हुआ है, तो क्षमा दे सकता है। अब जो मैं लिखने वाला हूँ वो एक्चुअल में जो आर्टिकल 72 में जो चीज़ें लिखी हुई हैं, जो हो सकता है पूछ लिया जाए, लेकिन अभी तक तो नहीं पूछा गया है। और लेकिन अगर आप पीसीएस अगर एग्ज़ाम देंगे तो उसमें ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो इसमें आती हैं 4-5 चीज़, जैसे पार्डनिंग होती है एक, कम्यूट होता है एक, ठीक है, कम्यूट, ठीक है, और एक होता है रीमिशन, रीमिशन, ठीक है, और PCM MSP, रेस्पाइट और रेप्राइव, ठीक है, रेप्राइव है क्या ये? तो इसमें लिखा हुआ है आर्टिकल नंबर 72 में कि प्रेसिडेंट शैल हैव पावर टू ग्रांट पार्डन, कम्यूट, रेप्राइव, रेस्पाइट और रिमिशन ऑफ पनिशमेंट। तो अगर पनिशमेंट मिलता है कोर्ट की तरफ से, तो राष्ट्रपति अगर उसको पनिशमेंट को एब्सॉल्व कर देते हैं, यानी बोलते हैं जा सिमरन जी ले अपनी ज़िंदगी, यानी कि तुमको हमने पूरी तरह से बरी किया, जो भी तुम में चार्जेस लगे हुए थे तुम पे, सब हमने तुमको माफ़ कर दिया। कम्यूट का मतलब होता है जब आप फॉर्म ऑफ पनिशमेंट को चेंज कर देते हो। जैसे मान लो कि मुझे नहीं, किसी को डेथ सेंटेंस मिला है, तो उसको हमने प्रेसिडेंट के पास हो गया और उसने क्या किया, कम्यूट कर दिया। कम्यूट का मतलब होता है चेंज करना, यानी उसने बोल दिया कि ठीक है, डेथ पेनल्टी को हमने लाइफ इम्प्रिजनमेंट में चेंज कर दिया, तुम्हें उम्र कैद दे दी, डेथ था ना, उम्र कैद दे दिया। रिमिशन में क्या है? रिमिशन में अगर हम बात करें तो यह फॉर्म नहीं चेंज होती है, यहाँ पे एक्सटेंट चेंज होता है, एक्सटेंट ऑफ पनिशमेंट। जैसे कि अगर मुझे मान लो कि 30 साल की सज़ा मिली है, सॉरी मुझे नहीं, किसी को, ठीक है, तो ये बार बार मेरा ही नाम क्यों निकल आता है तो किसी को अगर मान लो कि 30 साल की सज़ा मिली है, तो उसको 5 साल या 10 साल की सज़ा में, यानी कि सज़ा वही है, मतलब एक तरह से अभी भी वही है कि जेल है, लेकिन उसको कम कर दिया, कम साल के लिए। रिस्पाइट सेम चीज़ है, एक्सटेंट ऑफ पनिशमेंट को कम कर देना, लेकिन फिर अंतर क्या हुआ? अंतर यह है हेल्थ को ध्यान में रखते हुए। जैसे कि मान लो कोई प्रेग्नेंट है, कोई मान लो बुढ़ापे में है, तो उसकी हेल्थ को ध्यान में रखते हुए उसकी एक्सटेंट ऑफ पनिशमेंट को कम कर देना। रेप्राइव होता है होल्ड कर देना, पनिशमेंट को होल्ड पे लगा देना कि रुक जाओ, भी जो भी तुम पे मतलब चार्जेस लगे हैं, जो भी कोर्ट ने मान लो ऑर्डर दिया कि इसको डेथ पेनल्टी हो गई, तो वो होल्ड पे कर देगा, पनिशमेंट ऑन होल्ड, ठीक है। तो बस ध्यान रखना होल्ड पे, तो ये चीज़ याद रखना। और अगर आप इसका ऑर्डर याद रखना चाहते हैं, जैसे मेरे दिमाग में तो फिट है कि हाँ पहले तो जा सिमरन जी ले अपनी ज़िंदगी, फॉर्म ऑफ पनिशमेंट, एक्सटेंट ऑफ पनिशमेंट, एक्सटेंट ऑफ पनिशमेंट और होल्ड पे, तो मैंने इस तरह से याद रखा है। PCM है ना, PCM है ना, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स ऐसे, PCM, और यहीं से स्टार्ट कर दो MSP, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ऐसे करके मैंने याद रखा था, ठीक है। बाकी आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो ये भी हो गया हमारा। और ये ध्यान रखना कि पार्डनिंग पावर गवर्नर के पास भी होती है, राज्यपाल, फिर वहाँ पे पढ़ेंगे और वहाँ पे दोनों के बीच में आपको डिफरेंस समझाऊंगा क्या डिफरेंस होता है। अभी के लिए सिर्फ इतना ही, अभी तुम भी बच्चे हो। आर्टिकल 73 ये क्या है? एक्सटेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन, एक्सटेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन, यानी कि एक तरह से कहाँ कहाँ पे इनका पावर होगा। एक्सटेंट ऑफ ये इंपॉर्टेंट नहीं है, एक तरह से इसमें ये लिखा हुआ है कि जहाँ जहाँ भी पार्लियामेंट के पास पावर है लॉ बनाने का, वहाँ वहाँ पे एक तरह से एग्जीक्यूटिव पावर होगा यूनियन का। यानी कि जो यूनियन है, यूनियन मैंने आपको बताया यूनियन एग्जीक्यूटिव में कौन कौन आता है, ठीक है, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और आपके प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और आपका अटॉर्नी जनरल। तो इन लोगों के जो पावर है, जहाँ पार्लियामेंट के लॉ बनाने के जहाँ जहाँ तक पावर है, वहाँ तक इनके एग्जीक्यूटिव के पावर एक्सटेंड करते हैं, ये आपको बताना चाहिए। क्लियर? और यहाँ पे होते हैं हमारे ख़त्म, ठीक। कल से हम लोग देखेंगे जो है आगे, ठीक है। तो चलिए यहीं पे ख़त्म करते हैं कर दें ख़त्म, बताओ। एक क्वेश्चन कर लें, पहले क्वेश्चन कर लेते हैं, है ना। क्या हो गया चलो भाई, क्वेश्चन करने का समय आ चुका है और क्वेश्चन करेंगे। ये हमारे प्रेसिडेंट हैं, पहले हमारे राजेंद्र प्रसाद जी थे, ठीक है, 12 साल तक रहे हैं, सेकेंड टर्म के लिए भी यही इलेक्ट हुए हैं, ध्यान रखना, लॉन्गेस्ट सर्विंग प्रेसिडेंट रहे हैं। देन सर्वपल्ली राधाकृष्णन आए हैं, जाकिर हुसैन आए, देख लो क्योंकि अभी पूछ लिया था उसने, ठीक है, सीजल में इसमें। देन VV गिरी आए हैं, देन आपके फिर से वही, ठीक है, वही VV गिरी आए हैं। उसके बाद अगर हम बात करें नीलम संजीव रेड्डी, देन ज्ञानी जैल सिंह। अच्छा, वीटो पावर अभी मैंने नहीं पढ़ा है, ठीक है, कुछ लोग समझ गए होंगे क्यों ज्ञानी जैल सिंह से मुझे वीटो पावर याद आया। पॉकेट वीटो इन्होंने ही सबसे पहले यूज़ किया था, वो आर्टिकल नंबर 111 में, तो वहीं देखेंगे, अभी नहीं, ठीक है, जब अब बिल को पास करवाएंगे ना तब देखेंगे वहाँ पे।
ये आर वेंकटरमन, शंकर दयाल शर्मा, ठीक है, थोड़ा सा देख लेना क्योंकि हो सकता है कि पूछ ले इनमें से कौन सा नहीं है। और जैसे पहले और प्रणब मुखर्जी, रामनाथ कोविंद, प्रतिभा पाटिल, APJ अब्दुल कलाम, द्रौपदी मुर्मू, सबने नाम सुने होते हैं। लेकिन जैसे शंकर दयाल शर्मा हो गया, आर वेंकटरमन हो गया, कोचेरी रमन नारायणन हो गए, तो इनके नाम ने यूजुअली नहीं सुने होते हैं, तो ये थोड़े से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। तो आइडेंटिफाई करने के लिए बोल सकते हैं आपसे। पहला क्वेश्चन ये है, बताइए। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, जल्दी से बताइए। रिमिशन क्या बता दें? रिमिशन पूछा ना आपने। तो रिमिशन का मतलब है कि एक्सटेंट को कम कर देना। जैसे अगर मुझे 30 साल की सज़ा मिली तो मैंने उसको 15 साल में प्रेसिडेंट ने कर दिया सज़ा को, यानी कि फॉर्म ऑफ पनिशमेंट नहीं चेंज किया, उसके एक्सटेंट को कम कर दिया है। स्ट्रेट एंड डीप ब्रीथ। चलो भूल जाते हैं, याद दिला देते हो वैसे तुम लोग बीच बीच में ना। तो विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो सही आंसर क्या होगा? पार्ट 5, पार्ट 3 फंडामेंटल राइट, पार्ट 6 कल देखेंगे, मतलब कल नहीं देखेंगे, आगे देखेंगे, स्टेट के बारे में देता है, स्टेट यानी राज्य के बारे में। 4 DPSP, 5 यूनियन के बारे में बताता है। कितने पार्ट चैप्टर में? 5। आज हम लोगों ने देखा पहले चैप्टर में क्या है, यूनियन एग्जीक्यूटिव के बारे में। सेकंड, द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन इज वेस्टेड इन द एग्जीक्यूटिव, याद करो आर्टिकल नंबर 53। तो एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन जो है, संघ की कार्यकारी शक्ति, वो राष्ट्रपति में निहित होती है, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज़ द सेम पावर्स एंड फंक्शंस एज, तो किसके तरह से फंक्शंस होते हैं? ओ हो मैंने आई थिंक प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन प्लस सिंगल ट्रांसफरेबल वोट नहीं समझा है ना। चलो अभी समझाते हैं, या तो कोई क्वेश्चन आएगा तो लास्ट में मुझे ज़रूर याद दिलाना, ठीक है, फिनिश करने से पहले। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज़ द सेम पावर्स एंड फंक्शंस एज, किसके तरह फंक्शंस होते हैं? प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए ना, उसके उतने पावर नहीं होते हैं। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास बहुत कम पावर होते हैं। आंसर होगा क्वीन ऑफ ब्रिटेन की तरह, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द यूनियन एग्जीक्यूटिव, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद संघ की कार्यपालिका से संबंधित हैं? कितना आसान है कि नहीं? तो 38 से लेके 50 तक अगर आपको याद आ रहा हो तो हमने क्या देखे थे, ये वैसे तो 36 से लेके 51 तक है हमारे क्या DPSP दिए हुए हैं, और ये इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं। 50 में क्या दिया हुआ है? अनुच्छेद 50 में क्या दिया हुआ है? सेपरेशन ऑफ पावर्स ऑफ यूनियन एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। और 38 में क्या दिया हुआ है? वेलफेयर दिया हुआ है। और इसी में एक और प्रोविजन ऐड किए थे, टू मिनिमाइज इनइक्वालिटी इन इनकम स्टेटस फैसिलिटी एंड अपॉर्चुनिटी। इस पर्टिकुलर प्रोविजन को हम किस अमेंडमेंट से जोड़े थे, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 5, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया स्टेट्स दैट देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत का एक राष्ट्रपति होना चाहिए। तो कहाँ से शुरू होता है प्रेसिडेंट को लेकर आर्टिकल? 52, 53 तो है नहीं, 54 इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, इलेक्टोरल कॉलेज क्या होगा, कौन कौन हिस्सा लेगा। 58 में क्या हुआ दिया हुआ है? क्वालिफिकेशन दिया हुआ है। 55 में क्या दिया हुआ है? मैनर ऑफ इलेक्शन दिया हुआ है कि भाई इनडायरेक्ट होगा, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन प्लस सिंगल ट्रांसफरेबल वोट और सीक्रेट बैलेट से होगा। तो ये 44th अमेंडमेंट से ऐड किया गया था, टू मिनिमाइज इनइक्वालिटी इन इनकम स्टेटस फैसिलिटी एंड अपॉर्चुनिटी। क्वेश्चन नंबर 6, आर्टिकल 57 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स दैट, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 57 में क्या कहा गया है? तो 57 में कहा गया है री इलेक्शन एनी नंबर ऑफ टाइम्स। कहाँ है कहीं पे? A person who holds or who has held office of president shall subject to other provisions of constitution be eligible for re-election to that office। यही तो है 57 में। यही तो पढ़ा था कि यूएसए में मात्र 2 बार मैक्सिमम बन सकता है कोई भी प्रेसिडेंट, बट हमारे इंडिया में एनी नंबर ऑफ टाइम्स। हमारे इंडिया में नेचुरलाइज सिटीजन बन सकता है प्रेसिडेंट, बट यूएसए में नहीं। कितना सिक्योरिटी डिपॉजिट करना पड़ता है बताइए? तो सिक्योरिटी डिपॉजिट अगर हम बात करें प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के लिए उतना ही है। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जैसे मैंने 50 इलेक्टर्स और 50 प्रपोजर्स बताए थे, वैसे ही 20 होते हैं किसके केस में? वाइस प्रेसिडेंट के केस में। वाइस प्रेसिडेंट केस में 20 इलेक्टर्स एज प्रपोजर्स एंड 20 इलेक्टर्स एज सेकेंडर्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सही आंसर होगा 15,000 वाइस प्रेसिडेंट के लिए भी सिक्योरिटी डिपॉजिट होता है। विच ऑफ, अगर आप 1/6 सिक्योर नहीं कर पाए तो फिर आपका ये जमानत जब्त हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज रिलेटेड टू द सिस्टम ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट? 55 हो जाएगा, ठीक है। सिस्टम किस, यानी कि मैनर ऑफ इलेक्शन पूछ रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज रिलेटेड टू द ओथ और अफर्मेशन? शपथ किस में दिया हुआ? शपथ 60 में। याद कैसे रखेंगे? देख रहे हैं 60 में जो 0 है ये ओ की तरह लग रहा है ना, ओ से हो गया ओथ, ऑप्शन नंबर बी। 59 में क्या है? कंडीशन ऑफ ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट। बाकी तो टिरिक तो देखिए हम लोगों ने, ठीक है, किसकी? प्रेम वाली है ना, प्रेम ट्रेकिंग कम ऑन टाइम। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट? कौन सा जो अनुच्छेद है वो इम्पीचमेंट से डील करता है? महाभियोग से 61 डील करता है, ठीक है। एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन 58, क्वालिफिकेशन 59, कंडीशन ऑफ ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट 11th, इम्पीचमेंट का पूरा प्रोसीजर दिया हुआ है, ठीक है, रिमूवल का पूरा प्रोसीजर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग द रिमूवल ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? तो पढ़िए और जल्दी से आंसर दीजिए।
द इम्पीचमेंट प्रोसेस कैन बी इनिशिएटेड इन ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, बिल्कुल सही है। इम्पीचमेंट चार्जेस मस्ट बी साइंड बाई 1/3 मेंबर्स, 1/4 मेंबर्स, गलत हो गया, गलत हो गया, सीधे काटा करो ऐसे आके, लो भैया आंसर भी आ गया। दो स्टेटमेंट तो पढ़ा ही नहीं। इन दी इम्पीचमेंट प्रोसेस 30, और ये ऑप्शन मैंने नहीं सेट किया है, ये सीजीएल देख सकते हैं 19 जुलाई 2023 सेकंड शिफ्ट, जाके मैच भी कर लीजिएगा अगर आपको शक हो, ठीक है, एकदम लेटेस्ट क्वेश्चन है। इन दी इम्पीचमेंट 30 डेज का नोटिस नहीं, 14 डेज का नोटिस देना होता है प्रेसिडेंट को। इम्पीचमेंट रेजोल्यूशन इज पास बाई मेजोरिटी ऑफ 2/3 ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस, इट इज करेक्ट एंड इट इज व्हाट, स्पेशल मेजोरिटी, विशेष बहुमत बोलते हैं इसको। 12th इन इंडिया हु अमंग द फॉलोइंग हैज द पावर टू पार्डन, रिप्राइव, कम्यूट द पन, देख रहे हैं वो चीज़ टर्म्स लिखे हुए हैं, लेकिन उस पर्टिकुलर टर्म का मतलब क्या, इस पर तो अभी तक एसएससी में क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। अब पूछा जा सकता है, ठीक है, क्योंकि यूपीएससी में तो बहुत पहले से पूछा जाता रहा है। तो भाई आंसर क्या होगा, प्रेसिडेंट करता है। आर्टिकल नंबर कौन सा है जल्दी से बताइए, अनुच्छेद कौन सा है। सीजीएल ये भी 27 जुलाई का ही क्वेश्चन है, 3rd शिफ्ट। सीपीओ 4 अक्टूबर 2023 इवनिंग शिफ्ट। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन लेज द कंडीशन दैट द प्रेसिडेंट वंस इलेक्टेड शैल नॉट बी अ मेंबर ऑफ द ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर। मतलब कि हाँ ये वही है क्या, कंडीशन ऑफ द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट, किस आर्टिकल में, 59 में। 62 में अगर हमने देखा था, इसमें तो था कि इलेक्शन टू फिल दी वैकेंसी, यानी कि कब उसको हमें जो है इलेक्शन होल्ड करना है, ठीक है, कि मतलब डेथ वाला, रेजिग्नेशन वाला, रिमूवल वाले केस में 6 महीने के अंदर। 79 अभी किए नहीं है और 80 भी अभी नहीं किए हैं। और यहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चन पूछा था क्या, 72 आर्टिकल पूछा था ना, अनुच्छेद 72, 13th हो गया, 14th। अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन शैल द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन बी वेस्टेड, एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन 53, ठीक है। अभी तो आसान लग रहे होंगे ना क्वेश्चन। हु अमंग द फॉलोइंग हैज द कॉन्स्टिट्यूशनल राइट टू डिक्लेयर एनी जोग्राफिकल एरिया शेड्यूल्ड एरिया, ये HCM ASI स्टेनो और हेड कांस्टेबल में दोनों में पूछा गया है ना, 31 अक्टूबर का ये क्वेश्चन है। तो ये पावर प्रेसिडेंट के पास होती है। अभी तो आपके लिए आसान है कि अभी प्रेसिडेंट का चैप्टर कर रहे हैं तो प्रेसिडेंट ही होगा, लेकिन ध्यान रखना कि प्रेसिडेंट ही कोई शेड्यूल्ड एरिया वो होता है कि भाई वहाँ पे सारे लॉज जो यूनियन वाले फिर स्टेट वाले एग्जैक्टली उस तरह से इंप्लीमेंट नहीं होते हैं, बल्कि मॉडिफाइड तरीके से, मॉडिफाइड रूप से इंप्लीमेंट होते हैं वहाँ पे, जो भी शेड्यूल्ड एरिया राष्ट्रपति घोषित कर देता है। अच्छा मुझे जल्दी से बताइए कौन सा शेड्यूल, कौन सी अनुसूची मैंने बताई थी जो शेड्यूल्ड एरिया से डील करती है, और कौन सी अनुसूची जो शेड्यूल्ड ट्राइब से फिर अदर शेड्यूल्ड एरिया से डील करती है। विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइंस द पावर ऑफ द प्रेसिडेंट टू पार्डन, सस्पेंड, रिमिट, कम्यूट, वही सेम आ गया 72, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। 55 में क्या है, अगेन मैनर ऑफ इलेक्शन, में बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए। 63 देयर शैल बी अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ज्योग्राफी का इंडिया एंड इट्स लोकेशन चैप्टर का वीडियो करने के बाद प्लीज फिक्स दिस, ओके सामन मंडल। ये HCM क्या चीज़ है, HCM है हेड कांस्टेबल मिनिस्टीरियल, ठीक है। तो क्या क्वेश्चन पूछा था यार, कुछ तो पूछा था मैंने, हाँ वो था हमारा 5th शेड्यूल, 5वीं अनुसूची में दिया हुआ है शेड्यूल्ड एरियाज़, और जो 6th शेड्यूल है 6वीं अनुसूची है उसमें अदर शेड्यूल्ड एरियाज़ दिया हुआ है, जिसमें कि हमारा ATM मनी है, यानी असम, त्रिपुरा, मिजोरम और मेघालय, मणिपुर नहीं उसमें। 17th अकॉर्डिंग टू विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द प्रेसिडेंट रूल इज इंप्लीमेंटेड इन अ स्टेट, नहीं पढ़ेंगे बिकॉज अभी वो वाला क्वेश्चन नहीं, आंसर इसका 356 होगा, लेकिन अभी हम लोगों ने पढ़ा नहीं है ये। हु अमंग द फॉलोइंग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वॉज ऑल्सो द डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ द प्लानिंग कमीशन, भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से कौन योजना आयोग के उपाध्यक्ष भी थे। तो जब हम लोग इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे ना तो वहाँ पे देखेंगे अर्थशास्त्र में कि प्लानिंग कमीशन योजना आयोग क्या था। अभी के लिए याद रख लो कि प्लानिंग कमीशन के जो है ये चेयरमैन भी थे हमारे प्रणब मुखर्जी, जिनको कि भारत रत्न में मिल चुका है 2019 वाला पोस्टुमसली। द इमोल्यूमेंट्स एंड अलाउंसेज ऑफ द प्रेसिडेंट एंड अदर एक्सपेंडिचर रिलेटिंग टू हिज ऑफिस इज चेंज्ड, सॉरी इस चार्ज नॉट चेंज्ड होगा, यहाँ पे चार्ज होगा, ठीक है। तो वैसे मैंने लेक्चर के बीच में चीज़ बताई थी, बट आगे भी हम लोग देखेंगे कि कंसोलिडेटेड फंड जो भारत की संचित निधि होती है वहाँ से निकलता है, ठीक है। चलो, हु अमंग द फॉलोइंग इज़ नॉट अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, कौन अपॉइंट नहीं होता है। तो एम्बेसडर एंड हाई कमिश्नर, कैग, अटॉर्नी जनरल, सॉलिसिटर जनरल, तो ये सब तो होते हैं एम्बेसडर एंड हाई कमिश्नर्स होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। और एक चीज़, चलो मैं यहाँ पे क्वेश्चन पूछता हूँ, वही सेम क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, नॉट अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, ठीक है। चलो यहाँ से क्वेश्चन रखता हूँ आपके सामने, रुको मुझे सोचने दो, ठीक है, सोचने दो पहले मुझे। चलो अब से मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, ठीक है। तो मतलब पढ़ाया तो नहीं है बट फिर भी गेस मारो। सुप्रीम कोर्ट का जज, ठीक है, गवर्नर, ठीक है, हाई कोर्ट का जज, वाइस प्रेसिडेंट,
बताइए, हु इज़ नॉट अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ऑप्शंस आपके ये हैं, सुप्रीम कोर्ट जज, गवर्नर, हाई कोर्ट का जज, वाइस प्रेसिडेंट। करिए। हु हैज़ द राइट टू अपॉइंट, हु हैज़ द राइट टू अपॉइंट एन इंटर स्टेट काउंसिल टू प्रमोट सेंटर स्टेट एंड इंटर स्टेट कोऑपरेशन। तो इंटर स्टेट काउंसिल हम पढ़ेंगे आर्टिकल नंबर 263 में, तो वहाँ देखेंगे कि एक इंटर स्टेट काउंसिल सेटअप होती है बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत का राष्ट्रपति करता है। ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा इसका, ठीक है। यहाँ पे मैं आंसर देखना चाहता हूँ, क्या आंसर दिए हैं आप लोगों ने। देखते हैं भाई क्या क्या आंसर आए हैं यहाँ पे। हाई कोर्ट जज, आय हाय हाय, यही तो बस चाहिए था। हाई कोर्ट जज तुमने बोल के मुझे तृप्ति दे दी एकदम। बेटा वाइस प्रेसिडेंट होगा इसका उत्तर। उपराष्ट्रपति के अपॉइंटमेंट पढ़े थे, इलेक्शन पढ़े थे, उसका इलेक्शन होता है उसका। इलेक्शन कैसे हुआ होता देखे थे, ऑल एमपीज चुनते हैं इसको, अपॉइंटमेंट नहीं होती है, ध्यान रखना, इसको अपॉइंट नहीं किया जाता है, ठीक है। और ओथ भी तो दिलाता है तो वाइस प्रेसिडेंट, वो सॉरी प्रेसिडेंट। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे, आंसर होगा वाइस प्रेसिडेंट। ये सब हाई कोर्ट का जज भी अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट। क्लियर। 22 22 22 वाला क्वेश्चन करो अभी। फंस गया है, चलो। तो विजिटर कौन होता है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में सब, तो ये होते हैं हमारे प्रेसिडेंट साहब, ऑप्शन नंबर ए। और 25 तक क्वेश्चन करेंगे, उससे आगे अगर होंगे प्रेसिडेंट के तो नहीं करेंगे। हु अमंग दी फॉलोइंग वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, यानी कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, वेरी आसान क्वेश्चन। सरदार पटेल जी थे। टेम्प्रेरी चेयरमैन कौन था, टेम्प्रेरी प्रेसिडेंट कौन था, जल्दी से बताइए, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। ये अभी नहीं किए हैं तो नहीं करेंगे। आंसर इसका इसमें से नन ऑफ दीज होगा, इसमें से है ही नहीं ऑप्शन में, तो इसका आंसर ज्ञानी जैल सिंह होगा, ठीक है। तो आखिरी क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट डज नॉट एग्जिस्ट, यानी कि राष्ट्रपति शासन प्रणाली मौजूद ही नहीं है वहाँ पे। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज द प्रेसिडेंट डज नॉट एग्जिस्ट, यूएसए, रशिया, टर्की, इंडिया, ठीक है। तो प्रेसिडेंशियल सिस्टम हमारे इंडिया में नहीं है, हमारे यहाँ पे प्रेसिडेंट सुप्रीम नहीं होता है, ठीक है। प्रेसिडेंशियल सिस्टम नहीं, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। और कुछ क्वेश्चन पूछे थे, हाँ, सच्चिदानंद सिन्हा टेम्प्रेरी चेयरमैन थे, ठीक है, बिकॉज सबसे सीनियर थे, तो फ्रेंच प्रैक्टिस को अडॉप्ट करते हुए इनको कर दिया गया था अपन, ठीक है। चलिए अब सुप्रीम काउंटर इसको भी कर ही लेते हैं, हम लोगों ने देखा था कौन होता है सुप्रीम काउंटर। मैंने आपको आर्टिकल नंबर 53 में बताया था, एग्जीक्यूटिव हेड होता है यूनियन का और सुप्रीम कमांडर होता है, ठीक है। बाकी के जो क्वेश्चन हैं आप करेंगे, 3 ही क्वेश्चन है, कर लेते हैं यार, है ना। वो अमंग द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट सर्विंग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, सबसे लंबे समय तक देखा था अभी हम लोगों ने, कौन थे, राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर सी। हु इज़ द हेड ऑफ द स्टेट एंड इज़ द हाईएस्ट फॉर्मल अथॉरिटी ऑफ इंडिया, कितना आसान है, सिंपल सा। एंड द लास्ट क्वेश्चन 29 की राष्ट्रपति कौन थे इस टाइम पे, यानी कि जब हमारी इमरजेंसी लगी हुई थी। तो चलिए ये क्वेश्चन आप करिएगा खुद से, ठीक है, आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है। वेंकटरमन, वीवी गिरी, फखरुद्दीन अली अहमद या फिर ज्ञानी जैल सिंह। चलिए, वैसे तो जब हम इमरजेंसी देखेंगे तो देखेंगे इस चीज़ को भी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन अब देखते हैं यहाँ पे 630 से, और ये हमारे वाइस प्रेसिडेंट की लिस्ट है, वो हम आगे देखेंगे अभी। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज टेकन फ्रॉम द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन, क्या चीज़ हमने अमेरिका से ली है। डीपीएसपी क्या लिया है, क्या डीपीएसपी तो हमने लिया है कहाँ से, आयरलैंड से लिया है, आयरलैंड से लिया है। RED, आर से राज्यसभा में क्या लिया, राज्यसभा में इलेक्शन, ठीक है। ई से राज्यसभा में नॉमिनेशन बाय द प्रेसिडेंट, ई से इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। ध्यान रखना, प्रेसिडेंट का जो ऑफिस है वो यूएसए से लिया है, लेकिन इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट वो हमने आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, ठीक है। और डी से हो जाएगा डीपीएसपी। और जो पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट है ये भी हमने कहाँ से ली है, ये भी हमने ली है यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से, ठीक है। कॉन्करेंट लिस्ट हमने कहाँ से ली है, जल्दी से बताइए, समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से ली है। ऑस्ट्रेलिया से हमने और क्या क्या लिया है, कैसे याद किया था, ऑस्ट्रेलिया। तो ये हो जाएगा ट्रा से ट्रेड एंड कॉमर्स, एस से सिटिंग यानी जॉइंट सिटिंग, और एल से लिस्ट यानी कॉन्करेंट लिस्ट। फंडामेंटल ड्यूटीज़ कहाँ से लिए, सोवियत यूनियन से, ठीक है। 31 विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया स्टेट्स दैट देयर विल बी अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। 63, आसान है कि नहीं, आसान है। सब बोलो आसान है, ठीक है, बाउंस बैक कोई नहीं बोलेगा लेकिन, ठीक है। तो 52 से 62 तक प्रेसिडेंट है, और 63 से हमारा स्टार्ट होता है वाइस प्रेसिडेंट। द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड फॉर अ पीरियड ऑफ कितना टर्म के लिए इलेक्ट होता है भारत का उपराष्ट्रपति, तो चाहे प्रेसिडेंट हो चाहे वाइस प्रेसिडेंट हो, 5 साल के लिए होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही आंसर होगा। 33 विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है। बताना है, टारगेट एसएससी याद है, सिंह PR+STV बताना है आपको।
तो इलेक्शन पूछना जो इलेक्शन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो फिर 62 तो भाई है ही नहीं, 63 बोलता है कि देयर शैल बी अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और आंसर क्या होगा 66 होगा यहाँ पे, जो कि इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट से डील करता है। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन प्लस एसटीवी। हु अमंग द फॉलोइंग सॉरी हु एडमिनिस्टर द ओथ, शपथ कौन दिलाता है, शपथ दिलाता है प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट कौन दिलाता है जल्दी से बताइए, 35। कैंडिडेट को कितना डिपॉजिट करना पड़ता है, तो मैंने बताया था सिक्योरिटी डिपॉजिट, चाहे प्रेसिडेंट हो चाहे वाइस प्रेसिडेंट हो, दोनों का सेम होता है, दैट इज़ 15,000 रुपये, ऑप्शन नंबर सी। इलेक्शन ऑफ द नेक्स्ट वाइस प्रेसिडेंट इज टू बी हेल्ड विद इन डैश ऑफ द एक्सपायरी ऑफ द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ द आउट गोइंग प्रेसिडेंट, यानी कि कितने दिन के अंदर अंदर वो जब निकल रहा है उसके कितने दिन के अंदर अंदर इलेक्शन हो जाना चाहिए। तो 60 दिन के भीतर भीतर, जब उसका मतलब टेन्योर कंप्लीट हो रहा है उसके 60 दिन के भीतर भीतर आपको अगला इलेक्शन अगले वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन करवा लेना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 37 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर बीइंग इलेक्टेड एज अ मेंबर ऑफ एज अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अगर भारत का उपराष्ट्रपति बनना है तो क्या नहीं है, मतलब इसमें से एलिजिबिलिटी, तो सिटीजन होना चाहिए, 35 साल की उम्र होनी चाहिए। ही शुड बी क्वालिफाइड टू बी इलेक्टेड एज अ मेंबर ऑफ लोकसभा, नहीं राज्यसभा होगा। प्रेसिडेंट के केस में होता है लोकसभा, वाइस प्रेसिडेंट के लिए राज्यसभा। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट वाला भी देखे थे हम। 38 वो अमंग द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। उपराष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही नहीं है। Is she qualified to be elected as a हाउस ऑफ पीपल, अगेन हाउस ऑफ पीपल नहीं, काउंसिल ऑफ स्टेट मतलब राज्यसभा, हाउस ऑफ पीपल लोकसभा होता है, ठीक है, तो राज्यसभा का होना चाहिए। 39 चलिए आप खुद से करेंगे, ठीक है, जितने भी क्वेश्चन हैं ये सीजीएल में जो एसएससी में जो पूछे गए उनको हम कर लेते हैं। एसएससी जेई में जूनियर इंजीनियर पूछा गया। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्टिंग ऑफ, यानी निर्वाचक मंडल में कौन कौन होता है। तो निर्वाचक मंडल में ऑल एमपीज़ होते हैं, ठीक है, मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, सिंपल। इलेक्टेड भी होंगे नॉमिनेटेड भी होंगे, सिर्फ इलेक्टेड नहीं होते हैं, सारे होते हैं, ठीक है। जो प्रेसिडेंट को हटाता है वही वाइस प्रेसिडेंट को चुनता है। कितनी बार बताएं आपको हम। हु इज़ द एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। 64 आर्टिकल बोलता है अनुच्छेद 64 कि जो वाइस प्रेसिडेंट होता है इज़ द एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, पदेन सभापति होता है। और आखिरी क्वेश्चन ये रहा, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट। सीजीएल 2021 से पूछा गया, पहला उपराष्ट्रपति कौन था, तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधा कृष्णन थे हमारे पहले। दूसरे कौन थे, जाकिर हुसैन थे। तीसरे मतलब दूसरा टर्म तो इन्हीं को मिला था, लेकिन दूसरे मतलब उपराष्ट्रपति की बात करेंगे जाकिर हुसैन, और तीसरे थे वीवी गिरी। यही आपके सीजीएल मेंस में पूछा गया था, ठीक है। थर्ड वाइस प्रेसिडेंट कौन था भाई, तो पहले एस राधा कृष्णन, दूसरे जाकिर हुसैन, तीसरे वीवी गिरी, ऑप्शन नंबर डी। अब हमको बता देते हैं क्या, ये आपकी पूरी लिस्ट है, देख सकते हैं। सर्वपल्ली राधाकृष्णन, फिर दोबारा वही है, जाकिर हुसैन, वीवी गिरी, गोपाल स्वरूप पाठक, बसप्पा बनप्पा जट्टी, मोहम्मद हिदायतुल्ला, आर वेंकटरमन, शंकर दयाल शर्मा, के आर नारायणन, कृष्णकांत, भैरव सिंह शेखावत, मोहम्मद हामिद अंसारी, देन अगेन मोहम्मद हामिद अंसारी, देन हमें पता है श्री वेंकैया नायडू जी आए, वेंकैया नायडू जी आए, ठीक है। और उसके बाद हमारे आए हैं कौन, उसके बाद आए हैं जगदीप धनखड़, जो कि कौन से नंबर के वाइस प्रेसिडेंट हैं, जरा बताएंगे। जगदीप धनखड़ जी कौन से नंबर के वाइस प्रेसिडेंट हैं, तो ये हमारे 14 नंबर के, गिन लेते हैं एक बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ठीक है। नहीं 14, एक सेकेंड, मतलब इनको एक गिनेंगे, एक, ठीक है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ठीक है, चलो 14 नंबर के हैं हमारे, ठीक है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि कभी उपराष्ट्रपति नहीं बने थे, ये बता दीजिए जल्दी से। अभी अभी मैंने आपको करवाया ना, बता दो जल्दी से जरा। सर ट्रिक दो सर प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के। बेटा संजना लेट नहीं आते हैं क्लास में, मैं बता चुका हूँ ट्रिक। प्रेम ट्रिक कम ऑन टाइम, ये मैं आपको ट्रिक बता चुका हूँ प्रेसिडेंट को याद करने के लिए। वाइस प्रेसिडेंट की मैंने नहीं बताई है, ठीक है। पोल और कितने दिन चलेंगे, कौन से पोल भैया, कौन से पोल कितने दिन चलेंगे, तो आंसर क्या होगा, गुलजारी लाल नंदा नहीं रहे कभी, देख लो इस लिस्ट में कभी हों तो, ठीक है। चलिए अब हम आते हैं कि भाई प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन एसटीवी होता क्या, थोड़ा सा समझ लो रफली, ठीक है। तो देखो जब हम लोग जैसे आप लोग जैसे कभी वोट डाले हो आप लोग कभी, तो जैसे हम बताओ डाले हो, किसी ने डाला वोट, 18+ तो सभी हो गया अभी।
तो जब आप वोट डालते हो तो भाई आप एक कैंडिडेट को दे देते हो कि भाई ये कैंडिडेट हमारी तरफ से होना चाहिए, ठीक है। ये डायरेक्ट इलेक्शन में होता है। इनडायरेक्ट इलेक्शन में क्या होता है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन और एसटीवी में ऐसी लिस्ट होती है, कैंडिडेट ए होगा, कैंडिडेट बी होगा, कैंडिडेट सी होगा, कैंडिडेट डी होगा, इस तरह से पूरी लिस्ट होती है, ठीक है। और जो लोग इसमें हिस्सा लेते हैं प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन और सिंगल ट्रांसफरेबल वोट में, जो कि राष्ट्रपति के चुनाव में भी होता है, उपराष्ट्रपति में भी होता है, और हम देखेंगे इसमें भी होता है, राज्यसभा में भी होता है। तो ये लोग जब जाते हैं ना, तो ऐसा नहीं कि हम ये चाहिए, तो वो अपनी प्रेफरेंस डालते हैं। जैसे कि अगर मुझे चाहिए, मुझे सबसे ज़्यादा प्यार है बी से, तो मैं उसको फर्स्ट रैंकिंग दूंगा। फिर उसके बाद मुझे प्यारा है डी, तो मैं 2 लिखूंगा। फिर मुझे सब उसके बाद है सी, तो 3, और सबसे मुझे चाहता हूँ कि ये तो बने ही ना बिल्कुल, तो उसको सबसे आखिरी रैंकिंग आ जाएगी अपने आप, 4th। दूसरा बंदा गया, उसको जो है सी, उसको जो डी है वो बहुत पसंद है, सी जो है सबसे बेकार पसंद है 4th, ए दूसरे नंबर पर रखा और बी को तीसरे नंबर पर रखा। फिर तीसरा बंदा आया, उसको बी बहुत पसंद है, ए उसके बाद उसको सी पसंद है, उसके बाद उसको ए पसंद है, और उसके बाद डी पसंद है, ऐसे सो ऑन करके चलता रहेगा, ठीक है। सब लोग अपना देंगे। फिर जो फर्स्ट प्रेफरेंस वाली है वो काउंट की जाएगी कि भाई सबके 1 पहले काउंट किए जाएंगे कि इसके सबसे ज़्यादा 1 है। जिसके सबसे ज़्यादा 1 निकलेंगे, देखा जाएगा कि क्या वो कोटा कंप्लीट कर रहा है। कोटा बताए थे आपको हम कि टोटल वोट्स अपॉन कैंडिडेट कितने हैं, +1 अगर हाँ, बधाई हो, बी प्रेसिडेंट बन गया। नहीं तो फिर क्या किया जाएगा, फिर ये देखा जाएगा सबसे निकम्मा कौन है इसमें से। निकम्मा इन दी सेंस कि सबसे ज़्यादा 4 किसको मिले इसमें से, जो एकदम पहले ही वो आउट हो गया है, मतलब वो जीत सकता ही नहीं है। तो उसके सारे वोट लिए जाएंगे और बाकी लोगों को ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे जिसने इसको 2 दिया था, ठीक है, तो 2 ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। जिसने, जैसे फॉर एग्जांपल कोई मान लो कि है जिसने इसको 2 दिया है, ठीक है, किसी ने इसको 3 दिया है, तो इनको बी, सी और डी में ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे, ठीक। और ये ट्रांसफ़र क्यों होता है, इसी को बोलते हैं सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। ये इसलिए किया जाता है ताकि किसी को हम एक विनर घोषित कर सकें, कोटा को कंप्लीट करवा सकें। क्लियर है? समझ में आया तो ठीक, ना समझ में आया तो भी कोई ज़्यादा बिगड़ने वाला नहीं, क्योंकि इस तरह से कोई प्रोसीजर पूछेगा नहीं। पता होना चाहिए क्या है, मतलब प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन और एसटीवी सिंगल ट्रांसफरेबल वोट कहाँ पे यूज़ होता है, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट और राज्यसभा में इसका हम यूज़ करते हैं। क्लियर? ठीक है सर। ट्रांसफ़र कैसे होता है? ट्रांसफ़र ऐसे होता है जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो ये किसी ने इसको 3 दिया होगा, यहाँ पे ध्यान से देखो, ये 3 दिया होगा इसको किसी ने, ठीक। तो ये 3 उसको चला जाएगा। जैसे यार मैं कैसे समझाऊँ तुम्हें जैसे मान लो कि मैं हूँ, ठीक है, मैंने इसको 3 दिया था, तो ये 3 वाला उसको चला जाएगा जिसको कि मैंने 1 दिया था, ठीक है। इस तरह से वो जो है उसके पास इसको ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, सो दैट सबको कोटा एक सिक्योर हो जाए, ठीक है। क्लियर? चलिए सर, राज्यसभा का चेयरमैन उसका मेंबर ही नहीं होता। हाँ जी कोमल जी, मेंबर नहीं होता, ये हम आगे पढ़ेंगे कि जो राज्यसभा का चेयरमैन होता है वो उसका मेंबर नहीं होता, बट लोकसभा का जो स्पीकर होता है वो उसका मेंबर होता है। हेड ऑफ स्टेट कौन है? बताया तो भाई प्रेसिडेंट है, लेकिन स्टेट का मतलब पता होना चाहिए कि उसका स्टेट का मतलब आर्टिकल 1236 वाला। वैसे स्टेट आप बात कर रहे हैं यूपी एमपी, तो वो गवर्नर होता है। ट्रिक बताएं प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर के नाम याद करने के लिए। बेटा ये सारी ट्रिक ना हम अपने घर में बताते हैं, घर में आना पड़ेगा तुमको हमारे याद करने के। हर चीज़ के लिए ट्रिक बता दो, ट्रिक बता दो। अरे थोड़ा सा तो चीज़ें याद होनी चाहिए ना कि इस तरह से प्रेसिडेंट रहे तो ये, फिर ये, हर चीज़ के लिए ट्रिक। अरे भाई जो चीज़ कॉम्प्लेक्स होती है और जो बहुत ज़्यादा पूछी जाती है एग्जाम में, उसके लिए ट्रिक बनाया करो। अभी स्टैटिक जीके में इतनी सारी ट्रिक आएंगी कि उसको ट्रिक याद करने के लिए ट्रिक बनानी वो करनी पड़ेगी, है ना। डाउट क्लियर करने के लिए शेखर जी, आज अगर आप परमार एकेडमी ऐप पे हैं तो वहाँ पे डाउट सेक्शन आ चुका है, तो वहाँ पे आप अपने डाउट्स को पोस्ट कर सकते हैं, ठीक है। जिन लोगों को जो भी डाउट है बैच में है, बैच कैसे लेना, जिन लोगों को अगर नहीं पता है तो परमार एकेडमी ऐप पे जाके कोर्सेज सेक्शन में जाना है, SSC GK 2.0 है बैच वहाँ पे, ठीक है। एक्स्ट्रा क्लास हम लगाते हैं उसके लिए, ट्रिक के लिए। सर पुतिन जी आए आपके क्लास में? पुतिन जी हमारी क्लास में नहीं, पुतिन जी को जो है ना, पुतिन जी एक तरह से हर जगह पाए जाते हैं पुतिन जी। चलिए भाई, थैंक यू सभी को, और मिलते हैं अगले लेक्चर में। ऑलराइट, थैंक यू।